ये अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लास्ट डे बात कर रहे थे अपने टॉपिक पे, और ये जो टॉपिक था हमारा कंसर्निंग टॉपिक था इंटरनल कंट्रोल के ऊपर। तो इसके हवाले से मैं साथ स्लाइड शेयर करता हूँ सबसे पहले। जी, तो सबसे पहले हम स्लाइड शेयर करते हैं आपके साथ। स्लाइड्स जो मैं शेयर करूँगा इस वक्त, ये कल हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में, कहना चाहिए मुझे। तो लास्ट लेक्चर में जब मैं यहाँ पे बात कर रहा था तो हमने यहाँ से शुरू किया था। तो हमने इसको यहाँ से शुरू किया था जहाँ से मैं अभी इसको मैंने जो सीरियल नंबर अलाउ कर दिया था वो कर दिया था 38, ताकि आपको याद रहे। तो टॉपिक्स को इस हिसाब से ज़रा नंबर अलॉट करता जा रहा हूँ ताकि आपको इसमें मुश्किल ना हो। तो हमने शुरू किया था इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल कंट्रोल थ्योरीज को। इसके अंदर मैंने इंटरनल कंट्रोल के बारे में बताया था, वो क्या है, इसके मीनिंग्स बताए थे। उसके बाद हमने बात की थी इंटरनल कंट्रोल्स की जो फिलॉसफी, उसके ऊपर फिर पर्पसेस इसके डिस्कस किए थे। और पर्पसेस के बाद हम आगे बढ़े थे। ये कुछ सवालात भी थे इसके अंदर जो मैंने आपसे पूछे थे। कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल थे, इनकी क्लासिफिकेशंस के ऊपर काफ़ी तफसील से हमने बात की थी। और टैक्टिकल, स्ट्रेटेजिक, ये सारे हमने डिस्कस करते हुए आगे बढ़े थे। हम जहाँ पे जाके हमने काम रोका था अपना, वो ये था जहाँ पे हम इंटरनल चेक्स की बात कर रहे थे। तो इंटरनल चेक्स की जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हमने कहा था, हमने सदाकत ये कही कि ऑपरेशनल कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, ऑपरेशनल लेवल वो लेवल होता है जहाँ पर वी कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स। यानी हम गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मार्केट में जाके, यानी फिजिकली वर्क होता है जो स्ट्रेटेजिक लेवल पर कहा जाता है, वो यहाँ होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो कंट्रोल होंगे वो इस हवाले से होंगे कि कोई मटेरियल वेस्ट ना हो रहा हो। अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्वालिटी हमारी मेन रहे, कॉस्ट हमारी रहे, और हम मैनेज करें। और जो हमने चीज़ों को जिस हिसाब से हमने बिल्डअप किया है, तो उसी हवाले से हम चीज़ों को सस्टेन या रिटेन कर सकें और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमने पढ़ा था ऑपरेशनल कंट्रोल के मुताबिक। जो टैक्टिकल कंट्रोल है उनका ज़्यादातर, चूंकि टैक्टिक्स का काम होता है दोनों चीज़ों को लिंक करना, इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर कंट्रोल रिपोर्टिंग से रिलेटेड होते हैं कि रिपोर्ट्स एग्जैक्टली तैयार हो, कंट्रोल्स जो नीचे काम हो रहा है उसकी फीडबैक सही जाए। ठीक है। और जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे कंट्रोल होते हैं उनका ज़्यादातर ताल्लुक डायमेंशन और डायरेक्शन के साथ होता है कि गोल सही सेट किए जाएँ, प्लान ठीक बनाए जाएँ, प्लान के अंदर कोई रिस्क लिया गया तो उसको एनालाइज किया जा सके। तो ये चीज़ें होती हैं। अब बात यहाँ से शुरू करनी थी आज के टॉपिक की, कि हमें डिस्कस करना था इंटरनल चेक्स को। बेसिकली इंटरनल चेक्स क्या होते हैं कि हेड टॉपिक तो हमारा इंटरनल कंट्रोल ही है। सो मेन टॉपिक इज इंटरनल कंट्रोल, और उसका आगे एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं इंटरनल चेक्स। इसका एक मकसद ये होता है कि हम किसी तरह से कोई ऐसा निज़ाम बना दें जिसके अंदर सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो सिस्टम खुद ही आइडेंटिफाई कर दे कि इसमें ये चीज में गड़बड़ हो गई है। तो इंटरनल चेक्स जो है, इट इज डिफाइंड ऑन द डे टू डे ट्रांजैक्शन वेयर वर्क ऑफ वन पर्सन proved independently are incomplementary to the work of another, the object being prevention or early detection of error and fraud। मकसद ये है कि हम एक ऐसा निज़ाम वाज़िया करें जहाँ पर
एक बंदे का काम दूसरे पर्सन के काम के साथ लिंक हो जाए। इसका फायदा ये होगा कि जब एक काम दूसरे के साथ लिंक हो जाएगा तो यू सी, हम ये कहते हैं कि whereby the work of one person is proved independently or complementary to the work of another, the object is being prevention के हम इसको जब लिंक कर देते हैं तो फिर अल्टीमेटली ये होता है कि अगर इसके बीच में कहीं पे भी चेन टूटेगी तो हमें फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे आके ये मसला जो है ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो जो लिंक अप ऑफ वर्क है वो हर एक का जो है वो अलग-अलग देखा जाता है और फायदा ये है कि जहाँ पे कहीं एरर होगा वो अल्टीमेटली डिटेक्ट हो जाएगा और उसकी प्रिवेंशन मुमकिन हो सकेगी या उसकी डिटेक्शन मुमकिन हो सकेगी। तो कामों को आपस में लिंक कर दिया जाए, उनको आपस में रिलेट कर दिया जाए। तो इस तरह हम इनको लिंक कर देते हैं कामों को। अब इसके अंदर जो फिलॉसफी है या जो तरीक़ाकार है वो 3 बताए गए हैं। एक प्री लिस्ट है, एक पोस्ट लिस्ट है और एक कंट्रोल टोटल्स है। प्री लिस्ट की मकसद ये है कि जब आप कोई एक्टिविटी करने जा रहे हो तो उससे पहले ही लिस्ट दैट इज ड्रॉन अप बिफोर एनी प्रोसेस टेक प्लेस, के कोई प्रोसेस टेक प्लेस होना है और वो बड़ा क्रिटिकल प्रोसेस है तो प्री लिस्ट पहले ही बना ली जाए। मिसाल के तौर पे अगर कोई मेडिकल सर्जरी है या कोई इंजीनियरिंग का ऑपरेशन है, इंजीनियरिंग वर्क है, तो ऑपरेशन शुरू होने से पहले इंजीनियरिंग वर्क हो या कोई मेडिकल सर्जरी हो, प्री लिस्ट बना ली जाए क्या क्या चीज़ें चाहिए और वो चीज़ें पहले से अरेंज कर ली जाए ताकि एट दैट टाइम जब हम काम शुरू करें उस वक्त हमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम प्रिवेल ना करे। दूसरी तरफ आ जाती है आपकी जो जिसको आप कहते हैं पोस्ट लिस्ट। पोस्ट लिस्ट का जहाँ तक ताल्लुक है इसमें आप ड्रोन अप करते हैं, ये होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस। प्रोसेस के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई चीज़ आ जाती है तो बाज़ बात ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है। अब आप कहेंगे सर आप प्री लिस्ट की भी फेवर कर रहे हैं और आप पोस्ट लिस्ट की भी कर रहे हैं। अब मैं कोई ऐसी मिसाल देता हूँ जो आपने कभी कहीं करीब से सुनी हो। आप यूँ समझ लीजिए कि जब आप सर्जरी कराने जाते हैं तो क्या होता है कि वो लिस्ट पहले से तैयार की जाती है, प्री लिस्ट की जाती है कि कोई चीज़ रह ना जाए। लेकिन बाद सर्जरीज ऐसी होती हैं जिनका ड्यूरिंग द सर्जरी कुछ चीज़ें एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। मिसाल के तौर पे मैं एक दफ़ा एक अजीज़ा का ऑपरेशन करा रहा था, उनका घुटना जो है जिसको नी कहते हैं वो आर्टिफिशियल लग रहा था। तो उन्होंने 3 साइज़ के वो मंगवाए, नंबर 1, 1.1 और 1.2, एक ही साइज़ के 3, थोड़े-थोड़े फ़र्क के साथ। तो मैंने पूछा 3 क्यों? उन्होंने कहा तो मैं फजल-दीन एंड सन्स पे गया था और वहाँ पे कुछ एडवांस रकम जमा करवा के 3 लेके आया था जबकि लगना 1 था। तो उसमें से कोई 1 फिट हो जाएगा और बाकी के 2 वापस करके अपनी रकम ले आऊँगा। तो उसका मकसद ये था कि ड्यूरिंग प्रोसेस अगर कोई लिस्ट में चेंज करना पड़े तो उस वक़्त आसानी से हो जाए, भागना ना पड़े। हाँ, अगर उनका अंदर ही मेडिकल स्टोर होता तो कभी भी मुझे ना ये कहते। तो ये होता है ड्यूरिंग ऑपरेशन भी कुछ मामलात हो जाते हैं। तो इसकी एक मिसाल और दे सकता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए आपकी शादी हो रही है, जैसे कि यहाँ पे किसी बच्चे की मिसाल ले लेता हूँ, अक्सर बच्चों के नाम मेरे सामने आ भी जाते हैं बाज़-बात। तो यू सी के 18 पार्टिसिपेंट हैं, तो मैं दानियाल अली की शादी करा देता हूँ। दानियाल अली बच्चा हमारे साथ ही है, तो दानियाल की शादी हो रही है। तो दानियाल की शादी हो रही है, तो उसकी अम्मी कहती हैं कि देखो बेटा सारे रिश्तेदारों को आपने बुलाना है। ठीक है जी। अच्छा, सारे रिश्तेदारों को बुलाना है तो अब ऐसा है कि सारे रिश्तेदारों के नाम लिख लो जिन-जिन को आपने शादी का कार्ड भेजना। तो ये प्री लिस्ट है कि पहले लिस्ट बना ली है ताकि कोई मिस ना हो। अब जिसको कार्ड चला जाएगा उसको हम टिक करते जाएँगे। तो ये प्री लिस्ट हो गई। लेकिन इसकी दूसरी सूरत ये हो सकती है कि ये शादी की वजह से इतना खुश था कि इसने अम्मी से पूछा ही नहीं, कार्ड भेजने शुरू कर दिए। तो इसने 4-6 रिश्तेदारों को तो पहले कार्ड भेज दिया। अब अम्मी क्या कहेंगी? अब अम्मी कहेंगी बेटा तुम ऐसा करो जितनों को भेज दिया उनकी लिस्ट बना दो, बाकी को मैं तुम्हें बता देती हूँ। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ काम हो गया है, कुछ काम रह गया है। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम पोस्ट लिस्ट बनाएँगे कि जो निकल गए हैं कार्ड 4 वो निकाल के बाकी के जो 6 रिश्तेदार रह गए हैं उनके कार्ड और डाल दो, ताकि ये काम मुकम्मल हो जाए। और ऐसा अक्सर होता है।
कि जब हम कोर्स शुरू हो जाता है, हम पढ़ना शुरू कर देते हैं तो पता लगता है 4 किताबें या 6 तो मार्केट में थीं, लेकिन फलां-फलां अकाउंट्स की किताब जो थी ना, वो उस वक़्त मार्केट में नहीं थी। तो बाज़ औक़ात होता है 2 या 3 किताबें नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि वहाँ जाके हम कहते हैं अच्छा जी ठीक है, ये 4 किताबें ये वाली इसमें जो मिसिंग है वो ऐड करके मेरा कोर्स पूरा कर दें, ताकि आपको उस वक़्त फिर कोर्स पूरा कर दिया जाए। तो इसको हम कहते हैं पोस्ट लिस्ट, इसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट लिस्ट। तो अब इसमें प्री लिस्ट हो गई, पोस्ट लिस्ट हो गई। दूसरे आ जाते हैं कंट्रोल टोटल्स। कंट्रोल टोटल्स एक ऐसी चीज होती है कि यूज एनी सॉर्ट ऑफ कंट्रोल पर्पस बाय कंपेयरिंग विद वन अनदर टोटल और टू द सेम, कि एक टोटल जो है दूसरे टोटल के साथ टैली होना चाहिए। जैसे कि जो रिसीविंग मुझे हुई है कस्टमर से मेरे अकाउंट में आएगी, यानी मैंने अकाउंट्स मेंटेन किया, तो जो रिसीविंग फ्रॉम कस्टमर हुई है वो, और दूसरी तरफ जो मेरे बैंक अकाउंट में कस्टमर्स ने पैसे जमा कराए हैं, ये दोनों आपस में टैली होने चाहिए। जितने पैसे बैंक में जमा हुए उतने मेरे अकाउंट में भी शो होने चाहिए। अगर अकाउंट में कम शो हो रहे हैं, बैंक में ज्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब जरूर कोई ऐसा कस्टमर रह गया है जो इसने अकाउंट बैंक में पैसे जमा करा दिए लेकिन मेरे पास उसका रिकॉर्ड नहीं आया। या अगर बैंक में कम है अकाउंट्स में ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे अकाउंट में जो दर्ज हुए हैं ना, वो कोई एक्स्ट्रा हो गए हैं। वो कस्टमर ने लिस्टिंग इधर तो हो गई है लेकिन उधर उसने फिजिकली भी पैसे जमा नहीं कराए, हो सकता है इन द वे हो, और हो सकता है कि उसका इरादा बदल गया हो। तो ये होते हैं कंट्रोल टोटल्स। तो हमने कहा एक ऐसा अमल होता है जिसके अंदर हम पहले लिस्ट बना लेते हैं, हम कहते हैं प्री लिस्ट। और एक ऐसा होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस कोई मसला आ जाता है, उस वक्त हम उसके अंदर रद्दो बदल करते हैं। जैसे दानियाल साहब ने 4 रिश्तेदारों को कार्ड भेजे, बाकी याद ही नहीं थे, फिर वो लिस्ट घर वाले बनाते हैं, वो बना के फिर देखते हैं कि इनमें से किन को चला गया, जो रह गए उनको भेजा जाती है, पोस्ट लिस्ट कहलाएगी। अच्छा, और कंट्रोल टोटल ये कहलाएगा कि एक तरफ आपका बैंक अकाउंट है, दूसरी तरफ आपका जो है कंपनी और आपका बैंक अकाउंट दोनों टैली होने को हम कहते हैं कंट्रोल टोटल। वैसे कंट्रोल टोटल की एक मिसाल ये भी होती है, जो हम बाज न्यूमेरिकल में इस तरह हॉरिजॉन्टल टोटल करते हैं और इस तरफ जो है वो इस तरह हॉरिजॉन्टल टोटल करते हैं, इस तरफ वर्टिकल करते हैं, तो यहाँ लाके दोनों टोटल एक जैसे होने चाहिए। तो ये भी कंट्रोल टोटल की एक एग्जांपल है कि इस तरफ के टोटल और उस तरफ टोटल अगर मैच कर जाए तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन ठीक थी। तो ये भी उसी की एक एग्जांपल हो सकती है। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल चेक, इसमें से इंटरनल चेक कौन से वाला नहीं है। तो देखिए जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज फॉर ऑथोराइजिंग कस्टडी रिकॉर्डिंग अथॉरिटी, तो आपको याद होगा कल सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज पे बात हुई थी। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज में मैंने कहा था अथॉरिटी किसी और को दे दें, कस्टडी किसी और को दे दें चीज की, और रिकॉर्ड किसी और को थमा लें। तो फिर जो है कंट्रोल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इसमें जो है वो चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो इसमें तो काम अल्टीमेटली ये अप्रूव करेगा तो ये कस्टडी लेगा, जब ये दोनों हो जाएंगे फिर रिकॉर्ड मेंटेन होगा। तो इसमें तो तीनों का काम एक दूसरे डिपेंडेंट है, और अगर एक ने गलती की तो दूसरा पकड़ लेगा, लिहाजा ये तो इंटरनल चेक में आएगा। प्री लिस्ट पोस्ट लिस्ट हमने अभी देख लिया, और बैंक रिकॉन्सिलिएशन की मिसाल भी मैंने आपको अभी दी है कि बैंक और हमारी बुक टैली होना चाहिए, तो ये भी इंटरनल चेक में आ जाएगा। तो इस लिहाज से मैं देखता हूँ कि आप लोगों ने क्या चूज किया हुआ था, जरा मैं चेक भी कर लूँ ना। तो बिल्कुल सही है, जियान ने भी डी लिया था, सदाकत आमना सदाकत ने भी डी लिया था, और फरवा अकरम ने भी डी लिया था। तो इस लिहाज से ये बड़े समझदार बच्चे, इन्होंने डी ऑप्शन पिक पहले ही कर लिया था मेरे बताने से भी पहले। अच्छा, तो ये बच्चे इंटेलिजेंट है, इसका ये मतलब नहीं बाकी बच्चे इंटेलिजेंट नहीं, बाकी भी इंटेलिजेंट हैं, लेकिन फिलहाल जो है वो अभी इतने यानी आप कह लीजिए जरा थोड़े थके थके में लग रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इनको सुबह सुबह चाय नहीं मिली, या शायद सुबह से इन्होंने नाश्ता नहीं किया, या शायद खाना ज्यादा खा लिया, ये भी हो सकता है, ज्यादा खाने से भी ज़हन नहीं चलता। अच्छा बच्चों, अब ये मैं जरा प्लीज ये जो रेफरेंस है इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, फॉर टाइमिंग ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, from here, the fact that managers are not aware of a problem a company is facing, such as not knowing that the major incident of fraud has recently taken place, would weaken which of the following component of internal control। अगर एक कंपनी में फ्रॉड हो गया है, फ्रॉड पकड़ा भी नहीं गया, और फिर वो इंसिडेंट कर भी कर गया है, तो ये किस तरह की सिचुएशन है, कौन सा कंट्रोल ऐसा है जो बिल्कुल इनका नहीं चला, जिसकी वजह से सारे के सारे मामले जो है वो
हुए हैं। तो हम इसके अंदर जो मिसाल देंगे वो ये देंगे, कौन सी देंगे? अच्छा, आप लोग बताने चले, मैं आपकी राय ले लेता हूँ। तो आपकी राय यहाँ से लेते हैं कि क्या राय देते हैं आप, तो मैं यहाँ से देखता हूँ इसमें से दानियाल, हाँ नहीं करो, जवाब दो, शाबाश, सवाल का जवाब दो। अच्छा, मैं सॉरी, मैंने भी नीचे स्ट्रीम चलाई नहीं और ऐसे ही देखता जा रहा हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर जो बात है वो ये है कि देखिए, अगर फ्रॉड कंडक्ट हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए और हमसे पकड़ी ना जाए, तो सबसे पहले जो चीज़ गलत होगी वो क्या होगी? देखिए, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल तो मुझे तब देखनी चाहिए जब एक्टिविटी हो गई है। एक्टिविटीज भी जो है वो भी अब बात की बात है। असल बात ये है कि हमारा माहौल ही हमारे बस में नहीं था, इन्वायरमेंट ही कंट्रोल में नहीं थी, इसलिए गड़बड़ भी हुई और हम कुछ कर भी ना सके। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमें जो ऑप्शन लेनी चाहिए थी ना, वो ऑप्शन हमें जो है बी वाली लेनी चाहिए थी, विच यू कैन से द ऑप्शन ऑफ ए। ए ऑप्शन लेनी चाहिए, जो मंसूर अंसारी ने सही पिक करके दिया कि ए ऑप्शन पिक करनी चाहिए। और से भी पहले तो ये बता इंटेलिजेंट है, अनटेलिजेंट है। अच्छा बच्चों, तो अब यहाँ बात सिस्टम, बात ये है कि ये हम किस चीज की बात कर रहे हैं कि हमें थ्योरीज ऑफ कंट्रोल भी पढ़नी है। थ्योरीज ऑफ कंट्रोल जिसमें से कुछ हमने पढ़ ली है जो कि हमारे हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल, और कुछ ये भी हैं जैसे इसके अंदर पहली बात ये है कि देखिए 6 A's का मतलब ये है कि इफेक्टिव कंट्रोल वो कंट्रोल होते हैं जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, यानी लोग उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ यार ये एक्सेप्टेबल कंट्रोल है हमारे लिए। जैसे मिसाल के तौर पे हम किसी से कहें जी आपको इस चीज़ पे सिग्नेचर करने होंगे, वेरीफाई करना होगा, वो मानता ही नहीं, वो कहता है जी मैं क्यों करूँ ये, मुझे हम आप मुसीबत में डाल रहे हैं। तो ऐसे कंट्रोल्स को हम कंट्रोल्स नहीं कह सकते, कंट्रोल्स तो वो हैं जो कि जिनको लोग जो है वो क्या करें, एक्सेप्ट कर लें, ठीक है ना। तो जिसको लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते वो तो कंट्रोल किसी काम का नहीं है, क्या ख्याल है? इसी तरह दूसरी चीज इसके अंदर ये आनी चाहिए कि जो आपके अप्रोप्रिएट होने चाहिए, अप्रोप्रिएट फॉर पीपल टू यूजिंग, यानी कि वो काम भी है ना, ऐसे कंट्रोल ना हो जो जिनको आप चेक ही नहीं कर सकते। मीन्स अ मैन कैन चेक आइदर 2 locks, 3 locks, 4 locks, लेकिन आप किसी से कहेंगे 10 ताले चेक करने और 4 तुम्हें 10 तरह के जो है पासवर्ड याद रखने हैं, तो ये इंसान की जो है ना बस में नहीं होगा। इसी तरह एक्सेसिबल होने चाहिए, सिंपल एज पॉसिबल, एंड ओनली क्या है, टेक्निकल एज नेसेसरी। जितने टेक्निकल हैं उतने ही टेक्निकल हों, और जितने आसान होने चाहिए उतने आसान भी हों। इस कंट्रोल ना हो जिनको लगा के आप खुद ही भूल जाएं कि क्या है। जैसे आजकल हमारे अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि ईमेल या जीमेल अकाउंट्स बनाते हैं और उसके पासवर्ड लगाते हैं, और माशाल्लाह पासवर्ड खुद ही भूला होता है, और उसके बाद वो डिवाइस बेकार की होती है जिस जिस पासवर्ड रजिस्टर्ड की होती है। इस तरह के में आपके लिए अपने लिए एक्सेसिबल ना हो, और आप पर हैं और जो काम आ सकते हैं आपके, और आपके बस में भी याद। इसी तरह एक्शन ओरिएंटेड है, ऐसे हो जिनको आप जो है वाकई एक्ट कर सकें और टाइमली करेक्टिव एक्शन ले सकें। तो इस तरह के कंट्रोल होने चाहिए जो एक्शन ओरिएंटेड हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप उसकी रेक्टिफिकेशन भी कर सकें। ऐसा नहीं है कि वो इतने हार्ड होंगे आप उनको चेंज ना कर सकें, तो फिर भी मसला हल नहीं होगा। और फिर ये होने चाहिए जो एडॉप्टेबल है। एडॉप्टेबल तभी होंगे जब फ्लेक्सिबल होंगे, थोड़े सूटेबल होंगे, और अकॉर्डिंग टू वर्किंग कंडीशन होंगे, अकॉर्डिंग टू वर्किंग कंडीशन होंगे, तो फिर ठीक है, अदरवाइज ये काम नहीं करेंगे। सिक्स है कि अफोर्डेबल भी होने चाहिए, यानी ये कंट्रोल हमारी कॉस्ट के या हमारी जेब के मुताबिक होने चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होने चाहिए। तो ये ज़रा ये मुमकिन हो सकता है कि आप इस तरह कंट्रोल लगा लें। जैसे हमारे इस एरिया में अक्सर लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग कर लेते हैं घर के बाहर। तो इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग जो है वो हर एक के लिए अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि उसकी कुछ एनुअल फिक्स कॉस्ट भी है, फिर कुछ एनुअल कॉस्ट भी है, और फिर उसके पीछे बैटरीज भी लगानी पड़ती हैं। तो इट्स नॉट अफोर्डेबल फॉर ऑल। तो ऐसा भी कंट्रोल नहीं लगाना चाहिए जो कल को आपके लिए उसकी कॉस्ट अफोर्डेबल ना हो। या जैसे अक्सर लोग घर के जो है कंट्रोल्स लगाने के लिए चेक डॉग पाल लेते हो, डॉग इतना महंगा होता है, उसकी कॉस्ट नहीं ज्यादा होती, जो अफोर्डेबल नहीं है। तो कंपनी ये मामला है कि इतने एक्सपेंसिव कंट्रोल ना हो, कॉस्ट कंपनी बेयर
ना कर सके। चीज़ बचानी है 2 रुपए की और सिक्योरिटी सिस्टम 2 लाख रुपए का। तो कॉस्ट अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी होनी, किस एसेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो एसेट कितने का है, ये भी बात। अब इसके अंदर मिसाल प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या है। पहली डिफिकल्टी तो ये है कि बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जो कि फ्यूचर हमारे लिए मुमकिन नहीं होती। अच्छा, फिर इसके साथ-साथ ये भी है कि इट इज़ नॉट ऑलवेज़ ईज़ी टू सेट अ स्टैंडर्ड टू अचीव, कि ये आसान नहीं होता कि हर वक़्त एक स्टैंडर्ड जो रखा जाए, उसको हम अचीव भी कर सकें। जो बाज़ औक़ात हम स्टैंडर्ड अबव रख देते हैं, जो हमारी कैपेसिटी से बायॉन्ड होता है, हम उस लेवल तक नहीं जा पाते। और फिर इट इज़ नॉट ईज़ी टू परस्यू द पीपल ऑफ नीड फॉर एक्शन। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू परस्यू द पीपल, उन लोगों को परस्यू करना मुश्किल है, उनकी ज़रूरत पड़ती है एक्शन लेने के लिए। और कंट्रोल सिस्टम ऑफन ब्रिंग टू और मोर एरियाज ऑफ एक्टिविटी, इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रोवाइड एवरीवन विद इंफॉर्मेशन दे नीड, क्योंकि आमतौर पे जो भी कंट्रोल्स हम लगाते हैं वो 2-3 इन पर मुश्तमिल होते हैं। तो उनको लगाना ज़रा मुश्किल भी होता है, उनको रीचेक करना भी मुश्किल होता है। जैसे मिसाल के तौर पे ज़्यादातर कंट्रोल जो है वो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों से बेस करते हैं, और बाज़ जो है वो आईटी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ इश्यूज होते हैं। तो ये सारे एकदम से हम इकट्ठे नहीं कर सकते। और फिर ये भी है कि द एक्यूरेट टाइम इन इंटरनल इंफॉर्मेशन मैनी कंट्रोल रिलाई ऑन डिफिकल्ट एनफ टू ऑब्टेन, मुश्किल हो जाता है उनके मतलब मालूमात लेना और उन चीज़ों को एक्सेस करना। और फिर उसके लिए असल मसला ये नहीं मालूमात का भी, एक मसला ये भी उसके लिए जो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है वो कहाँ से ली जाए, तो ये भी एक मसला है। फिर उसके साथ साथ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन इज इवन हार्डर टू ऑब्टेन फॉर बेंचमार्क के। दूसरी कंपनी से अगर हम मालूमात मांगें तो इतनी आसानी से ये मालूमात हमें नहीं मिलती। हाँ, अगर हम किसी से आउटसोर्स सिक्योरिटी एजेंसीज या आउटसोर्स कंसल्टेंट कर लें तो वो तो मालूमात देंगे, लेकिन खुद से आख्ज़ करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। इट इज़ नॉट कंट्रोल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेशन। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बाज़ ऑपरेशनल कंट्रोल ऑपरेशंस कंट्रोलेबल होते हैं और बाज़ कंट्रोलेबल नहीं होते। मिसाल के तौर पे हम जब जूस पैक करते हैं तो हम चेक लगाते हैं कि जी इसके अंदर एक जूस 250 मिलीलीटर का है, तो जनाब इसके अंदर जो स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए वो 245 से लेके 255 तक हो सकता है। बाज़ औक़ात प्लांट इस कंडीशन में चला जाता है कि इसके फ्लक्चुएशन 2 यूनिट इधर ज़्यादा हो रहे हैं, 2 इधर हो रहे हैं, वो आपके लिए ऑपरेशनली कंट्रोलेबल नहीं है, ठीक है? और आपने ऊपर से बेंचमार्क जो रख दिया वो इतना मुश्किल रख दिया, और जो स्टैंडर्ड रख दिया वो अबव द बियॉन्ड द लिमिटेशंस है। तो ऐसी सूरत में भी ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ जाती है। तो मैं इनको अगर सम अप करूँ तो बाज़ का स्टैंडर्ड ज़्यादा रख लेते हैं, बाज़ का ऐसे लोग बीच में इन्वॉल्व होते हैं जिन तक एक्सेस करना मुश्किल है, बाज़ बात उनकी सिक्योरिटी को अप्लाई करने के लिए, चलाने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए और मुश्किल होती है, और बाज़ बात हम ऐसे बेंचमार्क रख देते हैं जो अपने लिए कंट्रोलेबल नहीं होते और हमारा प्रोसेस उन लिमिट्स में नहीं आ पैदा हो जाता है। यहाँ पे आके हम कल वाला जो सेक्शन है उसे हम अब वाइंड अप कर देते हैं। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है? इसके अंदर अगर आप देखें तो हमने जो है 3 चीज़ों को फोकस किया है। एक हमने जो फोकस किया है वो क्या है कि इंटरनल कंट्रोल होते क्या हैं, दूसरा उनकी थ्योरीज पे फोकस किया है, और तीसरा जो है उनके डिफरेंट टाइप्स को भी हमने डिस्कस किया है। अब यहाँ पे हम जो है इन कंट्रोल्स को आगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में जब देखते हैं, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में देखने के लिए भी मैं आपके साथ एक और डिस्कशन पे चलता हूँ। और इस डिस्कशन के अंदर जो है, पिछली डिस्कशन बहुत सारे कॉन्सेप्ट थेरेटिकल थे, मुझे समझाने में ज़रा ट्रबल भी हो रही थी, लेकिन इस डिस्कशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो प्रैक्टिकल रिलेटेड इश्यूज के साथ रिलेट किए गए। अब यहाँ पे ये जो मैं आपके साथ स्लाइड शो का शेयर कर रहा हूँ, आई होप कि आप सबको नज़र आ रही है। तो आप में से कुछ बच्चे अगर जो है मुझे कमेंट्स कर दें कि ये क्या नज़र आ रही है इस मेरी स्लाइड जो नई वाली है। जी, तो मैं यहाँ देखूँ, अ, मेरी स्लाइड नज़र आ रही है आपको? अच्छा, तो मैं चलिए स्लाइड्स को मैक्सिमाइज कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये आ गई, अब सही है। क्यों जी? तो अब तो स्लाइड नज़र आ रही है ना आप लोगों को? अच्छा, अब जो ये जो स्लाइड नज़र आ रही है थोड़ी सी जो है आपको वो
पहले वाली चीज़ें थ्योरेटिकल थी वो इतनी ना हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले, एक तो काम हमें ये करना चाहिए कि इसको एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हमें पहला काम ये करना चाहिए कि इसको कॉन्सेप्ट ये 39 कर दिया। अब मैं स्लाइड आपके साथ, आई होप स्लाइड तो शेयर ही है, मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। ये हो गया। तो 39 टॉपिक है हमारा। अब ये 39 टॉपिक है, मैं इसको इस तरह लेके चलता हूँ कि सबसे पहले तो हमने लास्ट सेशन में ये देखा था कि हमारे कोर्स में किस तरह से, किस एंगल से ये पूछा गया है, और दूसरी चीज़ जो थी इसके ऊपर हम बात कर रहे थे, जो कि इशू था हमारा रिलेटेड विद यू कैन से इंटरनल कंट्रोल्स। हमने कहा था इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो प्रोसेस है जो एक प्रोसीजर को फॉलो करेगा और अकॉर्डिंग टू डिसाइडेड प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जो है हमारी एक्टिविटीज को कंप्लीट करेगा। ये हमने लास्ट टाइम बात की थी और मीनिंग भी इसके एक्सप्रेस कर दिए थे, और उसके साथ साथ हमने बाकी चीज़ों को भी डिस्कस किया था कि इंटरनल कंट्रोल का मकसद ये है कि एक तो हमारी रिपोर्टिंग टाइम पे हो, सही हो, दूसरा तीसरी बात हमने कही थी कि कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन भी रहे। तो ये बात सारी हमने कर ली। और ये भी इंटरनल चेक क्यों होते हैं। अब यहाँ पे मसला ये है कि बेसिकली बहुत सारे इंटरनल चेक जो है इसलिए लगाए जाते हैं इंटरनल कंट्रोल्स, ताकि हम फ्रॉड से बच सकें। अब सवाल ये है कि फ्रॉड एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है। हालांकि कि मैं चाहता नहीं था कि ये आम मासूम बच्चों को मैं फ्रॉड की बातें करूं, लेकिन बहरहाल मसला ये है कि कंटेंट ऐसा है कि जब तक बताया ना जाए आपको, यानी कि फ्रॉड के बारे में कुछ कन्वे ना किया जाए, तब तक मसला हल नहीं होगा। तो बहरहाल समझिए कि आप इस वक्त जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो रिसर्चर्स ने नहीं बनाए, बल्कि दुनिया के मशहूर फ्रॉडियों ने ये कॉन्सेप्ट बनाए हैं। वो हम पढ़ने जा रहे हैं ताकि पहले हम इन फ्रॉडियों की फ्रॉड समझ सकें और फिर हम देखें कि हमें कंट्रोल्स कैसे लगाने चाहिए। देखिए सबसे पहली बात तो जो है वो ये है कि फ्रॉड क्या है। नहीं, अगर गलती से मैंने किसी के पैसे जेब में रख लिए तो गलती से होगा ना, लेकिन फ्रॉड एक इंटेंशनल एक्ट है जिसके अंदर हमने जानबूझ के ऐसा किया है कि वसाइल को अपनी जेब में डालना है। तो इंटेंशनल एक्ट है जिसके अंदर हमने धोखा दिया है, डिसेप्शन टू ऑब्टेन बेनिफिट। तो पहली बात यह है कि ये अनकॉन्शियस नहीं है, ये कॉन्शियस है। जानते बूझते हुए आपने डिसेप्शन क्रिएट करके बेनिफिट लिया है, यानी धोखा देके बेनिफिट लिया है। एंड फ्रॉड इज ए क्रिमिनल ऑफेंस, और आपने ये क्रिमिनल ऑफेंस किया है जो कि पनिशेबल है, और पनिशेबल दो तरह से, इसमें फाइन भी हो सकता है और इसमें आपको बिहाइंड दी बार भी भेजा जा सकता है। हम ये कहते हैं कि फ्रॉड एक इंटेंशनल एक्ट है जो कि एक इंसान धोखाधड़ी के लिए करता है, और इसके अंदर ये है कि क्रिमिनल ऑफेंस भी है, इसमें जुर्माना भी होता है, और इसमें जो है वो कैद में भी डाल देते हैं, और बाज़ का दोनों में ही हो जाता है, दोनों में ही करते हैं, जुर्माना भी करते हैं और कैद भी डालते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ अनइंटेंशनली हो जाए और वो गलत हो तो हम उसको एरर कहते हैं। एरर फ्रॉड नहीं होता, लेकिन यह है कि हमें साबित करना पड़ेगा कि ये एरर हो गया है। और इरेगुलरिटी भी फ्रॉड नहीं होती, इरेगुलरिटी भी डिफरेंट चीज होती है। अब फर्ज कीजिए कि आपने मुझे कहा, मैं आपकी कंपनी का अकाउंटेंट भी और कैशियर भी हूँ, आपने कहा जी कि आपने इस बुक में लिखना है और लिख के मेरी इस तिजोरी में आपने पैसे रखने। अब मैं इंटेंशनली इसके अंदर एक ट्रांजैक्शन नहीं लिखता और वो पैसे मैं तिजोरी में नहीं डालता, बल्कि ये मेरी पॉकेट है, मैं इसमें डाल लेता हूँ। ये अब ये जो काम है, जाहिर बात है आपने लिखा भी नहीं, आपने लिखा भी नहीं और जेब में भी डाल दिया, तो इसका मतलब है ये तो आपने डिसेप्शन क्रिएट किया है और इसका बेनिफिट भी किया है आपकी जेब में, लिहाजा ये फ्रॉड है। दूसरी तरफ मसला जो है वो ये है कि पैसे तिजोरी में चले गए, लेकिन जेब में नहीं डाले, तिजोरी में डाल दिए, यानी आपके कैश बॉक्स में डाल दिए, लेकिन यहाँ लिखना भूल गए आप। तो जब आप कैश बॉक्स में डाल दें
और यहाँ लिखना भूल दें, तो ऐसी सूरत में हम इसको फ्रॉड नहीं कह सकते, ये तो गलती हो गई आपसे। और गलती किसी से भी हो सकती है, गलती कोई भी इंसान कर सकता है। तो एरर या गलती एक ऐसी चीज है जो कि कोई भी कर सकता है, एक बात। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आपने ये तय किया कि जो पैटी कैश है इसके अंदर एक खास लेवल से ज्यादा बड़ा वोचर नहीं डलेगा। आपने तय किया कि जी $100 से बड़ा वोचर नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन किसी दिन डायरेक्टर आए, मुझे सबके लिए जूस मंगवाना पड़ा, तो वोचर 250 का मैंने डाल दिए, 240 का डाल दिया। तो लिमिट कितनी थी? 100 तक की, यानी $1 से लेके 100 तक का वोचर पेटी कैश में जा सकता था, लेकिन मैंने 240 का डाल दिया। तो ये मैंने रेगुलर नहीं किया काम, ये मेरी इरेगुलरिटी है। तो ये भी फ्रॉड नहीं है, ऑल्दो ये रूल्स का वायलेशन जरूर है, लेकिन मैं इसको फ्रॉड नहीं कह सकता। अब एक तरफ देखिए, हमने ये कहा कि फ्रॉड एक डिसेप्शन है जिसके अंदर आपने धोखाधड़ी करके पैसे अपनी जेब में डाले, लेकिन याद रहे कि आपने पैसे उसके ही तिजोरी में रखे, लेकिन हुआ ये कि आपने अपने रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया, तो ये तो एरर है और ये अनइंटेंशनल है। ये जुर्म नहीं है, ये गलती किसी से भी हो सकती है। लेकिन एक ये है कि एक प्रोसीजर बना था कि $100 से ऊपर का वोचर नहीं डालना पैटी कैश में, लेकिन आपने 240 का डाल दिया, तो आपने लिमिट को क्रॉस किया है। ये भी फ्रॉड नहीं है, रूल्स का वायलेशन जरूर है, डिसिप्लिन का वायलेशन जरूर है। फ्रॉड बकायदा साबित होनी चाहिए कि आपने इसे इरादतन किया है। दूसरा, इसके अंदर जरूरी बात यह है कि इसका बेनिफिट आपको क्या हो, इसका बेनिफिट आपको क्या हो, और ये बात वाजह हो कि ये आपने किसी को बताया नहीं, ये बकायदा तौर पे आपने डिसेप्शन क्रिएट किया है, तो हम इसको फ्रॉड कह सकते हैं। अब जहां तक फ्रॉड का ताल्लुक है, फ्रॉड दो तरह के होते हैं। फ्रॉड दो तरह के होते हैं। एक ऐसे फ्रॉड होते हैं जिसमें आप कारोबारी दुनिया से या अपने कारोबार से एसेट या फंड्स एसेट या फंड्स रिमूव करते हैं, यानी बाकायदा तौर पे पैसा या वसाइल चोरी करते हैं, तो इसको हम फ्रॉड कहेंगे। लेकिन दूसरा फ्रॉड जो इससे भी बड़ा फ्रॉड है वो ये कि जानबूझ के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत बनाते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं और फाइनेंशियल स्टेट गलत शो करते हैं, कारोबार के हालात हो रहे हैं और आप कुछ और शो कर रहे हैं, तो ये भी फ्रॉड है। तो दो तरह के फ्रॉड हैं। एक फ्रॉड ये है कि आपने एसेट्स को चोरी किया, रिमूव किया फंड्स को और एसेट्स को, और दूसरा आपने मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया फाइनेंशियल पोजीशन को। तो ये दोनों ही फ्रॉड है, लेकिन दोनों अलग अलग तरह के फ्रॉड है। सबसे पहले मैं जिनको देखता हूँ वो है टाइप्स ऑफ रिमूवल ऑफ फंड्स एंड एसेट्स। देखिए, इसके अंदर एक तो बड़ा सिंपल सा फ्रॉड है जिसको आप कहते हैं थेफ्ट ऑफ कैश। थेफ्ट ऑफ कैश क्या है? थेफ्ट ऑफ कैश ये है कि आपने जो है जो कैश बॉक्स है कंपनी का, उसको किसी तरह से खोला और उसमें से आपने पैसा निकाला, और वो पैसा लेके आप रफू चक्कर हो गए, और पैसा आपने अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया। तो आप इसको कहेंगे ये तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे थेफ्ट ऑफ कैश है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं कि ये फ्रॉड होगा कि नहीं होगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल एक फ्रॉड है। अच्छा, अब इसी तरह से एक फ्रॉड और है जिसको हम कहते हैं थेफ्ट ऑफ इन्वेंट्री। थेफ्ट ऑफ इन्वेंट्री में ये होता है कि आप अपनी कंपनी के कुछ एसेट्स को चोरी कर लेते हैं। अब इसके अंदर कंपनीज बाज मामलात में वाकई बड़ी तंग है कि ये चीज़ें जो है ना वो ग्रिप नहीं होती, पकड़ी नहीं जाती। मिसाल के तौर पे बाज चीज़ें इतनी छोटी हैं कि अब उनका इंसान क्या जिक्र करे। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि बाज लोग वो स्टेशनरी छोटी छोटी चीज़ें जैसे स्टेपलर की पिने हैं, थम थम पिन्स हैं, दिस इज बीइंग स्मॉल थिंग्स लाइक। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि अक्सर लोग जो हैं वो वहाँ से जो है वो ले जाते हैं। तो ये एक मसला है जो कि थेफ्ट ऑफ इन्वेंट्री है। अब इसके अंदर एक बड़ा मशहूर वाक़या है इज़ रिलेटेड विद द हॉस्पिटल के। एक हॉस्पिटल का एम्प्लॉयी था और वो रोज़ाना आफ्टरनून में उसकी एक आदत थी कि वो अपने घर वालों के लिए फ्रूट खरीदने निकल जाता था। तो लोग उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, कहते थे अच्छा यार ये बड़ा अच्छा आदमी है कि अपनी फैमिली के लिए जो है वो फ्रूट वगैरह खरीदता है और अपनी फैमिली के लिए जो है वो आप कह सकते हो कि
फ्रूट लेने जाता है, लेकिन आम तौर पे फ्रूट में वो क्या लेके जाता था, एक वाटरमेलन और मेलन, या वो होता है ना गर्मा, इस टाइप की चीज। तो आफ्टरनून में ले आता था और इवनिंग में घर ले जाता था, कोई कुछ नहीं कहता था। एक दफा किसी को शक हो गया तो उसने शायद रिपोर्ट कर दी, तो गेट कीपर ने उसको चेक किया तो उसके जो वाटरमेलन था उसके अंदर उसने कोई केमिकल छुपाया हुआ था, वो बहुत ही कीमती केमिकल था जो उसने उसके अंदर कट लगा के अंदर रख लिया। तो इस तरह फिर इसका मतलब है रोजाना की बुनियाद पे तो ना सही, लेकिन हफ्ते में कोई एक दो दफा, तीन दफा ऐसा करता होगा कि मेलन में या वाटरमेलन में वो केमिकल डाला और ले गया। तो इसको कहते हैं थेफ्ट ऑफ इन्वेंट्री है। लेकिन थेफ्ट ऑफ कैश तो एक सिंपल सी बात है कि तिजोरी खोली, कैश बॉक्स खोला, उसमें से कैश निकाला। जैसे मैं एक दिन मूवी देख रहा था, तो उस मूवी में क्या हुआ कि एक साहब थे, तो उनका बेटा बड़ा नालायक था। तो वो उन्हें कहता है कि जी मैंने कारोबार करना, मुझे पैसे दो। उसने कहा तुम नालायक आदमी हो, कारोबार क्या करो? उसने कहा कि नहीं मुझे करना है। तो फिर वो कहता फिर खुद अरेंज कर लो। कहता तो फिर मैं क्या करूं? तो उसका बाप कहता है चोरी करो। तो वो उस वक्त तो चला जाता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो मिठाई लेके अपने बाप के पास आता है, तो कहता है मैंने वीडियो कॉन बाजार खोल लिया है। तो कहता है वीडियो कॉन बाजार तूने कैसे खोल लिया, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? कहता है जी आपने खुद ही तो कहा था कि चोरी करो, तो मैंने चोरी कर ली। तो फिर वो कहता है कि अच्छा चोरी कहाँ की, ये कैसे तुम पकड़े क्यों नहीं गए? कहता है जिसके घर चोरी की वो तो मेरे सामने बैठा हुआ। तो वो अपने फादर की ही वो जो तिजोरी होती है उसी को तोड़ के वहां से पैसे निकाल लेता है, और फिर वो जो है क्या करता है कि उन्हीं पैसों से कारोबार कर लेता है। तो ऐसा भी बात हो जाता है कि जो है कैश बॉक्स खोला और कैश जो है वो लेके निकल गए। तो इस तरह के भी वाकयात जो हैं वो होते हैं। अच्छा, तो बहरहाल ये है कि इस तरह की भी तरीकाकार होती हैं। अब जहां तक सवाल है, और अगर आप मेरे से बात करते हो कि फ्रॉड की जो किस्में हैं वो किस किस तरह की हैं, तो एक तरीकाकार है पेरोल फ्रॉड का। पेरोल फ्रॉड इतना बड़ा फ्रॉड बन गया हुआ है कि इसको आगे ए, बी और सी तीन ब्रांचेस में बट गए हैं, यानी इतना बड़ा फ्रॉड है और इसके इतने तरीके हो चुके हैं कि इसके अब बड़े ही मेथड बन गए। इसमें सबसे आसान फ्रॉड जो है वो टाइम शीट को जो है वो फॉल्सिफाई कर देना। टाइम शीट को फॉल्सिफाई आप इस तरह कर सकते हैं, पिछली स्लाइड पर आपको समझाता हूँ कि जैसे फर्ज कीजिए कि मैं आपको जो है लेक्चर देता हूँ। तो मेरा लेक्चर शुरू हो रहा है फर्ज कीजिए 2:30 पे और चलेगा जाके 4:30 पर। तो फर्ज कर लीजिए कि मुझे 1 आवर का 1500 मिला है। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तकरीबन कोई 3000 बन जाएगा। अब इसमें से कोई 20% गवर्नमेंट ले जाएगी सर्विसेज का, तो फिर भी ये को तकरीबन मुझे कोई 2500 के करीब बच जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये मैंने कमा लिया। लेकिन टाइम शीट फॉल्सिफाई करने का तरीका कर क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि यहाँ पे जो एडमिन साहब बैठे हुए हैं वो ये कहें कि नहीं यार, मुबशर साहब ने तो पढ़ाना शुरू कर दिया था सुबह 8 बजे, और वो तो पढ़ाते रहे शाम 8 बजे तक। तो अब ये जो लेक्चर 2 घंटे का था ये बन जाएगा 8 से 8 कितने का बन जाएगा? शाबाश, ये तकरीबन बल्कि 8 से ज्यादा ही कर दिया यार, जज्बाती हो गए हम। इतना भी नहीं होना चाहिए। सुबह 8 AM से 7 PM तक तो 12 घंटे हो गए। तो 12 को 15 से ज़रब दे दिया, तो 12 को 15 दे दोगे तो ये बन जाएगा तकरीबन कोई 18,000 रुपया देते हैं, और बाकी का जो 14,000 रुपया जेब में डाल देते हैं। तो ये तरीकाकार होता है टाइम शीट का कि आपने वर्किंग आवर्स ही बढ़ा दिए मेरे। अब जितने वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे उतने पैसे मेरे बढ़ जाएंगे। तो ये तरीका होता है टाइम शीट का। अब इसमें मुझे लगता है कि आपके ज़हन में दो बातें आएंगी। एक बातें तो आएंगी कि शायद ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जस्ट एक मिसाल मैं आपको दे रहा था, लेकिन वो ना मिसाल में मुझे ही रगड़ दे। अच्छा, तो शेख उस्मान कह रहा है गुड आइडिया सर। तो एक तो इसमें ये तरीका कार है इस फ्रॉड का। अच्छा, तो ये इसके अंदर फिर मैं ये समझता हूँ कि इसका जो ए पार्ट है वो समझ आ गया आपको। क्या है कि एम्प्लॉइज एक्सटर्नल टू द डिपार्टमेंट कैन फॉल्सिफाई देयर टाइम शीट फॉर एग्जांपल बाय क्लेमिंग ओवर टाइम फॉर द आवर्स। तो वो ओवर टाइम क्लेम करके पैसा डाल सकते हो उसके लिए।
दूसरा ये कि मेंबर्स ऑफ पेरोल डिपार्टमेंट में हैव अपॉर्चुनिटी टू डेलिबरेटली मिसकैलकुलेट सेलेक्टेड पे स्लिप, कि सिलेक्टेड पे स्लिप को जानबूझ के गलत कैलकुलेट कर दें। वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि देखिए जी, आपके साथ तय हुआ था कि मैं आपको $20 पर आवर पे करूंगा, ठीक है जी। तो आपके बनते हैं 8 आवर्स, मल्टीप्लाई कर दिया 20 के साथ, ठीक है जी। तो ये बन गया आपके कितने जनाब? 160। 160। अब मैंने लिख दिया गलती से 260। अब 260 लिख दिया, $100 ज्यादा आ गया इसके अंदर, या मैंने इसके अंदर एक जीरो और लगा दिया, 1600 कर दिया, 1600। अब कोई देखेगा तो ओ सॉरी यार गलती हो गई, ये असल में यहाँ उंगली डालना था, डाला। लेकिन अगर ना डाला तो ठीक है, आ गया 1600। अब वो $1600 आ गया, उसको 200 दे दें चले 160 की बजाय, तो बाकी का जो जो $1400 है वो अपनी जेब में डाल लें। तो ये भी एक तरीका है कि जान के मिसकैलकुलेट किया। और ये मिसकैलकुलेट आमतौर पे किस तरह करते हैं? ये करते हैं जैसे आमतौर पे होता है ना कि आप करते हैं कि लेट से 48 है, तो 48 को 84 लिख दिया। तो इस तरह की गलती करते हैं ताकि ज्यादा गड़बड़ ना हो। तो ये होता है 8 6 था, 48 हो गया, तो 48 है तो 48 की बजाय 84 लिख दिया। तो अब ये जो है इसके अंदर ये होता है कि आमतौर पे नजरों से ओझल उनके भी हो सकता है, हमारे भी हो जाएगा तो ठीक है, मजा आ गया काम। तो इसको कहते हैं, तो ये भी एक तरीका होता है मिस कैलकुलेट जानबूझ के करना, जीरो ज्यादा डाल दिया, फिगर ज्यादा डाल दिया और एक्स्ट्रा पैसे कैश में से स्नैच कर लिए। लेकिन जो असल फ्रॉड है, जो ओखा फ्रॉड है, वो है फिक्टिशियस मेंबर डाल देना। फिक्टिशियस मेंबर डालने का मतलब ये भी होता है कि बाज़ औक़ात कहते हैं गूस्ट एम्प्लॉय डाल दिया है। गूस्ट एम्प्लॉय का मतलब ये है कि वैसे तो वो खाते में तो बंदा है, लेकिन हकीकत में वो बंदा कहीं भी नहीं है। तो वो अब कैसे हो जाता है? वो इस तरह हो जाता है कि मुझे जो है आईसीएमएपी वाले कहते हैं कि जो लाहौर का कैंपस है इसकी ना जरा हमने रेनोवेट करना है। तो रेनोवेट करना है तो मैं कहता हूँ अच्छा जी आप ऐसा करें, मुझे आप जो है ना मेरी सर्विस चार्ज दे दें, जैसे कि मुझे मेरी कंसल्टेंसी फीस दे दें 1 लाख रुपया, ये 1 लाख मेरा है। बाकी मुझे मजदूरों के पैसे दे दें, जितने मेरे लेबर लगेगी उतने पैसे दे दें। वो कहते ठीक है यार 1 लाख तुम्हारा हो गया, बाकी मजदूरों के पैसे हुए। तो पहले दिन पूछते हैं अच्छा जी 8 दिन लगेंगे, कितने मजदूर लगेंगे जी? मैं कहता हूँ जी 32 मजदूर लगेंगे, 32। अब मैं 32 नाम दे देता हूँ और हर मजदूर के मैं 2000 रुपये पर डे चार्ज कर लेता हूँ, तो 64,000 आ गया मुझे, ठीक है। लेकिन मैंने मजदूर लगाए मैं 8, यहाँ लगाए मैं 10, तो 22 मजदूरों की पे जो है वो अपने खाते में डाली या अपनी जेब में डाल ली। नाम लिखे हुए बंदे कोई भी नहीं, तो इसको बूस्ट एम्प्लॉय कह सकते हैं ना। तो ये भी एक तरीका है, बड़ा जबरदस्त तरीका है। क्यों जी, बच्चों को बात समझ आई? तो ये तरीका है घोस्ट एम्प्लॉय का कि एम्प्लॉय कोई नहीं है, नाम लिखा हुआ है। तो ये म्यूनसिपैलिटी के खातों में जब कहते हैं, या पीएचए पाकिस्तान हार्टिकल्चर सोसाइटी वाले कहते हैं कि चलो जी आओ जरा ये काम करना है, तो आप कहते हैं जी मुझे तो 1000 माली चाहिए इस काम के लिए। वो कहते हैं 4000 माली की लिस्ट है, तो सारे मालियों के पैसे तो भेज दिया करेंगे शाम को। तो माली लगाए 400, अब 600 माली है ही, और उसके पैसे कहाँ जाए? नाम लिखा हुआ हनीफ, बशीर, जमील, सलीम, बड़े नाम डाल देते हैं लोग, तो इसमें घोस्ट एम्प्लॉय आ जाते हैं। इसी तरह आपने हमारे पाकिस्तान रेलवे में देखा होगा, पाकिस्तान रेलवे में वो जो कैबिन होता है जहाँ से वो झंडी दिखाते हैं फिर गाड़ी चलती है, तो वहां पे आमतौर पे 8-8 घंटे के लिए 3 एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं, लेकिन हर एम्प्लॉय के साथ डबल रखा हुआ है, एक स्टैंड बाय रखा हुआ है कि अगर कोई बीमार हो तो दूसरा बुला लिया जाए। तो एक कैबिन के लिए 6 एम्प्लॉयज रखे होते हैं, यही तो वजह है रेलवे बेचारा लॉस में जाता है। अच्छा, और फिर क्या होता है कि जब ट्रेन आती है तो फिर भी वो झंडी देने खुद नहीं आता, वो क्या करता है, वो बच्चे को कहता है कि बशीर जा बेटा जा और ये झंडी दे, वो भी ग्रीन की जगह लाल दिखा देता है और ट्रेन फिर रुकी होती है। फिर पता चलता है ट्रेन क्यों रुकी है, ट्रेन का ड्राइवर बेचारा हॉर्न मारता, फिर वो देखता है ये झंडी गलत दे दी, ग्रीन देनी थी, लाल नहीं देनी। तो इस तरह से भी निजाम चल रहा है। अच्छा, फिर एक तरीका जो है एक ज़माने में होता था, अब पता नहीं होता है कि नहीं होता, तो वो एक साहब होते थे, वो सीनियर अफ़सर होते थे, तो वो उस ब्यूरो के पास अपना वर्कर नहीं होता, तो वो कहती है अच्छा जी आप ऐसा करें कि आप 3 वर्कर खुद ही रख लें। मसलन एक आप अपने लिए माली रख लें, एक आप अपने लिए कुक रख लें घर में, और एक आप जो है वो अपने लिए ड्राइवर रख लें।
तो वो क्या करते हैं कि तीनों ही नहीं रखते, माली भी नहीं, कुक भी नहीं, ड्राइवर भी नहीं। वो क्या करते हैं, अपने गांव से 3 आईडी कार्ड लाते हैं और वो आईडी कार्ड अपनी कंपनी को दे देते हैं कि जी ये जो बशीर साहब है ना, ये मेरे ड्राइवर हैं, और ये जो सलीम साहब है ना, ये मेरे माली हैं, और ये जो अतीक साहब है ना, ये मेरे जो है ये क्या नाम देते हैं, ये मेरे कुक हैं। अच्छा, और उनकी तनख्वाह भी जो है 20-20 25 तो 75,000 आ गया घर में। अब वो रखे कोई नहीं, वो माली घास काटनी बड़े बेटे को कह दिया, खाना पकाना बेगम को कह दिया, ड्राइविंग खुद कर लिया, 75,000 रुपये वो अपनी जेब में डालते जा रहे। और मजेदारी की बात यह है कि जिनके आईडी कार्ड दिए हुए उनको भी कोई थोड़ा बहुत 1,000-2,000 दे दिया, कभी वो सैर करने लाहौर आ गए तो उनको भी दे दिया। और जब तक खुद अफसर साहब रिटायर हुए हैं, वो भी तीनों रिटायर हो गए, ठीक है जी, उनको भी बुला लिया, बुला के उनको 15-20 हजार रुपये इनाम दे दिया, उनसे साइन करवा लिए, वो प्रोविडेंट भी खुद ले लिया, चूंकि रखी नहीं सारी जिंदगी, आईडी कार्ड उनका रहा, बुला के हाल इस तरह से करके घूस एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा होते हैं, जबकि वो होते कोई नहीं है, पैसे उनको कोई दूसरा ले रहा होता है। तो इस तरह की जो फ्रॉड होते हैं हम इनको कहते हैं, ये है पे रोल फ्रॉड। अब पे रोल फ्रॉड देखो कितने ज्यादा मैंने आपको पढ़ाए। एक पे रोल फ्रॉड है जिसमें टाइम शीट फॉल्सिफाई कर देते हैं, वो टाइम लिख देते हैं। एक टाइम शीट एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर मिस कैलकुलेशन जान जान के कर देते हैं। और एक तरीका कार ऐसा है जिसके अंदर क्या करते हैं, एम्प्लॉय होता ही कोई नहीं, उसको खाते पे उसका नाम डाल देते हैं, तनख्वाह अपनी जेब में डाल लेते हैं। तो इसका वैसे एक हाल ये होता है कि जो बैक सिस्टम नहीं होता सैलरी का, वो बना दे, उससे काफी कम हो जाता है ये सिलसिला। लेकिन यहाँ पे तो लोग हर सिग्नेचर भी जाली कर लेते हैं और इतना कुछ हो जाता है कि बहरहाल बंदा बात करे तो फिर वो पॉलिटिकल बात हो जाती है, इसलिए करनी नहीं मैं चाहता। अच्छा बच्चों, अब आ जाती है स्कीमिंग स्कीम्स। स्कीमिंग स्कीम्स ये होती है कि फ्रॉड, बड़ा फ्रॉड करने की जरूरत नहीं है, छोटा फ्रॉड करो। क्योंकि बड़ी रकम में से जब बंदा छोटी रकम लेता है ना, तो वो कोई देखता नहीं है। अब सवाल ये है, जो स्कीमिंग फ्रॉड है ये शुरू कहाँ से हुआ? स्कीमिंग फ्रॉड वैसे शुरू हुआ उस जमाने में जब आईटी का रेवोल्यूशन आना शुरू हुआ, और उस वक्त तक डेटाबेसेस इतनी ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं थी। एक प्रोग्रामर ने रिटर्न प्रोग्राम लिखा डेटाबेस का, और उसने ये लिखा कि जी जब भी एक ट्रांजैक्शन हो तो उसमें से 1 सेंट, यानी अमेरिका का 1 पैसा, 1.01 यानी कि 1 सेंट जो है वो मेरे इस अकाउंट में चला जाए, जो भी उसने नंबर दिया हुआ था उसमें चला जाए। अब किसी की एक ट्रांजैक्शन पे 1 सेंट कम हो रहा है तो वो तो नोटिस ही नहीं करेगा। लेकिन मसला ये हुआ कि उन साहब ने अमेरिका से अफ्रीका चले गए, और अफ्रीका जाके उन्होंने वहां पे एक बहुत बड़ी रकम कैश करवाई। जब इतनी बड़ी अमाउंट कैश कराई तो उस वक्त जो भी ऑडिटर होगा या कंट्रोलर होगा, उसके जहन में आया कि यार ये तो सिंपल एक प्रोग्रामर था, इसकी जेब में इतने पैसे कहाँ से आ गए। फिर उस प्रोग्राम का ऑडिट कराया गया। जब उस प्रोग्राम का ऑडिट कराया गया तो पता चला कि ये गड़बड़ इसके अंदर की गई है। अब ये वजह बनी थी जिसकी वजह से जो चार्टेड अकाउंटेंसी थी और आईसीएमए के जो लोग हैं इनको आईटी पढ़ना पड़ी, वरना शायद आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इतनी जरूरत ना पड़ती, क्योंकि अब जो सिस्टम ऑडिट होता है उसके अंदर आईटी सिस्टम भी ऑडिट करना पड़ता है। और जब आईटी सिस्टम ऑडिट करना पड़ता है तो आपने देखा होगा फर्गुसन में, डब्ल्यूपीसी में, अर्नेस्ट एंड यंग में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि चार्टेड अकाउंटेंट हैं या कास्ट अकाउंटेंट हैं, लेकिन कास्ट अकाउंटेंट्स को साथ उन्होंने इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में स्पेशलाइज कराया हुआ है, और आगे बाद में उन्होंने कंप्यूटर में भी डिग्रियां ली हुई हैं ताकि वो जो आईटी सिस्टम का ऑडिट है वो भी किया जा सके। तो ये वजह बनी थी इसके अंदर कि छोटी सी अमाउंट निकाल लेते। अच्छा, पाकिस्तान में इसकी क्या फ्रॉड है, स्कीमिंग फ्रॉड की? पाकिस्तान में स्कीमिंग फ्रॉड की ना बड़े आसान सी एग्जांपल पता क्या है? मैं किसी जमाने में, मेरी ये जो कल्टस बार खड़ी है ना, इसके अंदर सीएनजी लगी हुई थी। अब तो मैंने सिलेंडर ही निकाल दिया। तो सीएनजी लगी हुई थी तो वहां पर अक्सर ये होता था कि मेरा सिलेंडर फिल हुआ है 662 में, यानी 662 रुपए में। तो मैंने उन्हें 700 रुपया दिया, तो उन्होंने मुझे 30 रुपये वापस देने हैं, और उन्होंने उसमें से जो है वो 8 रुपये खुद रख लेने, 8 रुपीज रख लेने। इसके बाद मेरे बाद को बंदा आया तो उसका बैलेंस बन गया फर्ज कीजिए 671, तो उससे उन्होंने 680 ले लिया और 9 रुपये अपने पास रख लिए। इस तरह रात को
₹8, ₹9, ₹2, ₹4, ₹6 करते 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 रात को जो टोटल होता है वो तकरीबन लाख रुपए में चला जाता है, गोन इनटू लैक्स। तो ये होता है स्कीमिंग फ्रॉड। छोटे से चीज के अंदर आप करो गड़बड़, और ऐसी गड़बड़ कि जिसके ऊपर दूसरा केयर भी ना करे, तो फिर अल्टीमेटली आपके थोड़े 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 पैसे मिलके बहुत ज्यादा पैसे बन जाते हैं। इसको हम कहते हैं, ये होता है स्कीमिंग फ्रॉड। अच्छा, तो ये भी एक चीज है। तो हाँ, बड़ा फ्रॉड जो है पकड़ा जाता है, छोटा फ्रॉड जो है ना उसको आम तौर पे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में अगर आप देखें, तो पाकिस्तान में ये होता है, पाकिस्तान में अक्सर आपने देखा होगा कि हम 5,000 का नोट जब देते हैं तो हर बंदा चेक करता है। 1,000 का नोट भी अक्सर चेक करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि अगर 50 रुपए का नोट हो ना वो कोई चेक नहीं करता। तो मेरे ख्याल में किसी ने जैली छापना हो ना तो उसे चाहिए 5,000 का भी ना छापे, 1,000 का भी नहीं छापे, 50 रुपए का नोट छाप। नहीं सॉरी यार, मैं एवं बात 10 रुपए का नहीं, नहीं ये तो मैं बात करूँ कि कल को आप में से कोई कर दे और मेरा नाम आ जाए। किसने कहा था आपके जी, सर मुबशर ने कहा था कि छोटा नोट छाप दो तो उसको पकड़ेगा कोई नहीं। तो बाद में पता चले कि आप पकड़े जाए ना पकड़े जाए, मैं गरीब आदमी बजाय आपको पढ़ाने के किसी और मुसीबत में फंसा हूँ। अच्छा, देवला उस्मान शेख कह रहा है कि आइडिया बड़ा अच्छा है, ये बहुत शरारती है। ये आइडिया जो है ना, ये आइडिया पहले किसी ने लगाया था जनाब, और वो लगाया था एक बंदे ने, फिर वो पकड़ा गया था और फिर बड़ी उसकी पिटाई हुई थी। इसलिए इस तरह की जो काम है ना वो नहीं करने चाहिए। अच्छा, तो ये भी एक चीज है। असल में बात मैं आपको बताता हूँ, ये आगे चल के मैं बात करूंगा। रेस टू मूवी मुझे बड़ी पसंद है। अच्छा बच्चों, अब बात आ जाती है इसके ऊपर, टीमिंग एंड लेडिंग फ्रॉड बड़ा औखा फ्रॉड है, लेकिन लोग फिर भी करते हैं। असल में सबसे पहली बात तो ये फ्रॉड जो है ना, ये सेल्स लेजर एरिया का फ्रॉड। सेल्स लेजर एरिया, अच्छा सेल्स लेजर एरिया में ये फ्रॉड करते कैसे हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके अंदर ये हमेशा वहां होता है जहां सेल्स हो रही है, और जो सेल्स हो रही है ना उसके अंदर सेल्स लेजर एरिया सेल्स का फ्रॉड है, और होता वहां पे है जहां पे आमतौर पे कैश या चेक रिसिप्ट्स हैं वो चोरी हो जाती हैं, और एंड subsequent receipts not necessarily from the same debtor against the outstanding debt conceal the theft। वो कैसे? वो ऐसे कि फर्ज कीजिए हम ब्रिक्स का कारोबार कर लेते हैं। तो ब्रिक्स के कारोबार में क्या होता है कि एक ट्रक होता है ईंटों का, वो हम बेचते हैं किसी को, ठीक है ना। तो ब्रिक्स का जो ट्रक है वो चला जाता है एक बंदे के पास, और ये ब्रिक्स का ट्रक चला गया उस बंदे के पास, ठीक होगी बात। अब वो भेजा हमने ए को, ए ने पैसे भेज दिए उसके, या उसकी जो है वो पेमेंट भेज दी। वो पेमेंट जो है कैशियर साहब या सेल्स पर्सन जो है उन्हें मिल गए, उन्होंने जेब में डाल दी। तो ए की पेमेंट कहाँ चली गई? आपकी जेब में। ये चली गई आपकी पॉकेट में, कंपनी के अकाउंट में नहीं गई। उसके बाद बी को भी एक ट्रक गया हुआ था, सी को भी गया हुआ है, और डी को भी गया हुआ है। अब आपने क्या किया कि जो पेमेंट बी से आई थी वो पकड़ के ए के अकाउंट में सेट कर दी। यानी ए का अकाउंट एडजस्ट कर दिया बी की पेमेंट से, बी का अकाउंट एडजस्ट कर दिया सी की पेमेंट से, और सी का एडजस्ट कर दिया डी की पेमेंट से। इस तरह आप अकाउंट्स बैलेंस करते जा रहे हैं, और आपके जो मैनेजर साहब हैं वो भी खुश हैं कि ठीक है यार, पेमेंट जो है वो तो करता जा रहा है ये बंदा, तो मसला कोई नहीं है। जब पेमेंट होती जा रही है तो फिर मुश्किल क्या है? हमारे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन जो 10 15 20 दिन का गैप बीच में पेमेंट का आता ही आ जाएगा, वो पेमेंट कर देगा, वो उठा के डी के अकाउंट में डाल देंगे। इस तरह एक कार्ड मिसिंग होती जाएगी पेमेंट, और ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन पकड़े कहाँ जाएंगे? पकड़े इसी तरह जा सकते हैं कि या तो हमारी जगह हम छुट्टी करें, कोई दूसरा बंदा आके बैठे, तो उसको पता चल जाएगा, वो बताएगा मालिक को। या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि कोई ऑडिट हो जाए तो फिर पकड़ा जा सकता है। अदरवाइज क्या होना है? अदरवाइज ये होना है कि इनमें से जो कस्टमर आगे बीच में से ठेकेदार निकल गया, वो ब्रिक लेनी छोड़ गया, हमने उठा के बैड डेट उसके खाते डाल देना है कि जी वो बंदा जो है ना वो इतने पैसे लेके भाग गया, मेरे पैसे नहीं उसने दिए। बजाय इसके कि हम बताएं कि उसमें से एक पेमेंट हम उठा के थे, वो बैड डेट उसके खाते डाल देना है। जो कस्टमर आगे रेगुलर नहीं रहेगा, इरेगुलर होगा, इरेगुलर हुआ तो उसके खाते डाल दिया। लेकिन इसमें एक निशानी होती है। निशानी ये होती है कि जो लोग टीमिंग एंड लैडिंग करते हैं ना,
वो आम तौर पे अपनी सीट नहीं छोड़ते, चाहे बुखार है, टाइफाइड है, जितना मर्जी बुखार है, वो अपनी सीट पे डेली होंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर उन्हें कहा भी जाएगा ना जी कि आप अपनी सीट छोड़ दोगे, नहीं हम तो मालिक के बड़े वफादार हैं, हमने सीट नहीं छोड़नी, कॉपरेट नहीं करेंगे आपके साथ। तो वो दिन रात जब तक ऑफिस बंद नहीं होगा बैठे रहेंगे ताकि कोई उनकी जगह ना आए। तो ये उनकी हैबिट होती है। तो हम कहते हैं कि दोबारा पढ़ लेते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नोन मेथड फॉर ऑफ फ्रॉड इन द सेल्स लेजर एरिया। तो ये सेल्स लेजर एरिया का फ्रॉड है, याद रखना है कि ये होता ही सेल्स में, ये सेल्स का फ्रॉड है। और इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली टीमिंग एंड लेडिंग इज अ थेफ्ट ऑफ कैश। इसके अंदर थेफ्ट ऑफ कैश होता है, चेक रिसिप्ट्स होती हैं जो आप चोरी कर लेते हैं, और उसके बाद सब्सीक्वेंट रिसिप्ट्स और लाजिम नहीं उसी डेटर से किसी और से आ जाए, तो वो क्या की जाती है, एडजस्ट अगेंस्ट द आउटस्टैंडिंग डेट। तो वो हम एडजस्ट कर देते हैं अगेंस्ट द आउटस्टैंडिंग डेट जो है वो हम, जो हमने थेफ्ट किया उसके अगेंस्ट हम एडजस्ट कर देते हैं। तो इसको कहते हैं टीमिंग एंड लेंडिंग फ्रॉड। काफी फेमस फ्रॉड है इस एरिया का। तो ये आपको समझ आया बच्चों, टीमिंग एंड लेंडिंग ये काफी ज्यादा फ्रॉड देखने में आता है। हाँ, पाकिस्तान में तो फ्रॉड हर चीज में हो रहा है। वैसे ये हम पाकिस्तान को ऐसे ही कहते हैं, वैसे स्पेन के भी हालात ऐसे ही हैं। अफ्रीका के हालात तो हमसे भी बुरे हैं, अफ्रीका में तो इतने बुरे हालात हैं, कांट इमेजिन। मेरे मेरे एक डायरेक्टर हैं तो वो मुझे बताते हैं कि हम तो मॉरिशस तक गए हैं, वो कहते हैं कि जो है ना ये आगे बाल्टीमोर और इस सॉरी वो जो है बाल्टीमोर तो अमेरिका में, वो जो आ जाती है आगे साइड, जो सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट है, पीरू एंड दिस, नहीं पीरू भी नहीं यार, एक मिनट उसका नाम कुछ बताया था उन्होंने मुझे। तो वहां पे तो ये हालात है कि एयरपोर्ट पे डाकू पकड़ लेते हैं आगे अंदर से, इतने पैसे दे दो तो छोड़ेंगे। तो बड़ा अजीबोगरीब फ्रॉड है वहाँ पे। अच्छा बच्चों, अब ये टीमिंग एंड लेडिंग को हम कर लेते हैं वाइंड अप। अब एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं फिक्टिशियस कस्टमर। फिक्टिशियस कस्टमर इस तरह का होता है कि कस्टमर होता ही नहीं है, हमने उसका एक नाम डाला होता है कि जी मिस्टर जॉन जो है हमारे बड़े अच्छे कस्टमर हैं, और मिस्टर जॉन नामी बंदा है ही कोई नहीं। और वो जनाब जो है वो अपना ये जो रायविंड का इलाका है इसके पास इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, और वो बिजनेस में कोई चक्कर नहीं है, अभी बस हमने खुद ही डाला हुआ है। और ये जनाब हमसे माल ले रहे हैं, बड़ा अच्छे के कस्टमर है, हम इनको क्रेडिट में माल दे रहे हैं, तो हमने क्रेडिट में माल भेज दिया इनको। अब जाहिर है वहां तो कोई था ही नहीं, वहां तो वो गडून भी जेली था, सारा कुछ जेली था। आपने वहां माल भेज दिया, माल वहां रिसीव हो गया, रिसिप्ट आ गई, मालिक को खुश कर दिया, लो जनाब माल बिक गया, आप पैसे आएंगे। लेकिन जब 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ क्रेडिट टर्म जो भी तय होती है, जब आप वहां जाते तो वहां पे कुछ भी नहीं है, वहां पे कोई चीज नहीं, बल्कि वहां पे एक बाबा जी बैठे हैं और बकरियां घास चर रही हैं। आप वहां जाके थे, बाबा जी वो यहाँ पे एक गोदाम होता था। कहा, नहीं पुत्र थे तो कोई गोदाम नहीं थी, यहाँ तो कोई गोदाम नहीं होता था, यहाँ तो शुरू से बकरियों को मैं पट्ठे चढ़ाता हूँ। आप हैरान होंगे यार, यहाँ पे था, लेकिन बट वो जो अंदर बंदा बैठा हुआ था उसने जेली जॉन क्रिएट किया था, जॉन नाम का बंदा ही कोई नहीं था। वो एक्चुअली वहां उसका कोई भाई बंधु खड़ा था जिसने आपसे रिसीविंग ली, आपको कैश दिया, और वो चंद दिनों के लिए उसने ब्रिक्स और वो मंगवाई थी, उसके अंदर उसने माल रखा, और जैसे ही माल आप देकर गए उसके बाद उसने वो माल बेचा और वहां से गायब हो गया। तो ये है इसकी कहानी। तो इसको कहते हैं फिक्टिशियस कस्टमर, ऐसा कोई कस्टमर होता ही नहीं। तो दिस इज कहते हैं दिस इज अ मोर एलेबोरेट मेथड स्टीलिंग स्टॉक। स्टॉक एक्चुअली तो आपने स्टॉक चोरी करना होता है। बोगस ऑर्डर आर सेट अप, बोगस ऑर्डर सेट किया जाता है, एंड गुड्स आर डिस्पैच ऑन क्रेडिट, और गुड्स डिस्पैच की जाती है क्रेडिट पे। द कस्टमर इज देन फेल टू पे, जाहिर है कस्टमर तो है ही कोई नहीं, वो तो फेल ही होगा ना पे करने में। तो फिर आप क्या कहते हैं, इवेंचुअली उठाते हैं और उसको उठा के बैक डेट में डाल देते हैं, और उसका हल कोई नहीं। तो वहां पता चलता है वहां पे तो बंदा ही कोई नहीं है। तो इस तरह की फिक्टिशियस सेल भी क्रिएट की जाती है। मेरे एक दोस्त हैं, इज वर्किंग इन सोनारी बैंक। तो इस तरह की सिचुएशन एक दफा उनके साथ लोन पे हुई थी कि उन्होंने किसी फैक्ट्री को लोन दिया, और बाद में एक बंदे को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा, तो वो शाम से बंदा आया ही नहीं। तो फिर उसको पूछा कि तुम कहाँ पे हो, कहते जी मैं यहाँ हूँ, यहाँ तो वो चीजें ही नहीं है जिनको जिस हिसाब से आपने मुझे कहा था कि यहाँ एक फैक्ट्री है, तो यहाँ तो किसी से पूछा फैक्ट्री नहीं है। तो कहता है अच्छा फैक्ट्री नहीं है तो चल तू फिर घर ही आ जा, सॉरी तू ऑफिस ही पहुंच जा, फिर वापस पहुंच जा। कहता है मैंने ऑफिस क्या पहुंचना है, मैं तो एक दरख्त पे चढ़ के बैठा हूँ। कहते दरख्त के ऊपर चढ़ के क्यों बैठा हुआ, कहता जी मेरे पीछे तो जंगली भैंसा पड़ गया, और वो जनाब मुझे नीचे उतरने नहीं दे रहा, तो भैंसों के आगे लग के वो जाके दरख्त पे चढ़ के बेचारा बैठा हुआ है। फिर वहां से बंदे भेजे, वो आके उस बेचारे को लेके गए। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पे ना कोई
बंदा ना बंदे की ज़ात, और ऐसे एक फिक्टिशियस आदमी की ऑर्डर क्रिएट किया, उसको लोन दे दिया। तो यहाँ पे ये तो लोन की बात है, इस तरह और बाकी चीज़ें भी दे दी जाती हैं। तो ये फिक्टिशियस कस्टमर की कहानी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कस्टमर के साथ क्लूजन कर लेते हैं, कस्टमर के साथ क्लूजन कर लेते हैं। क्लूजन का मतलब है मिली भगत, उर्दू में इसको हम कहते हैं क्या? उर्दू में हम इसको कहते हैं मिली भगत। अच्छा, वो कस्टमर डिज़र्व नहीं करता होता, ना उतना डिस्काउंट और ना उतना वो जो है प्रिविलेज। लेकिन हम कस्टमर के साथ मिले होते हैं और हम मिलके उसके साथ एक मैनिपुलेटेड प्राइसेस क्रिएट करते हैं, डिक्रीज्ड, और क्वालिटी और क्वांटिटी जो है गुड्स की बेस पे उसको डिस्पैच कर देते हैं। और एक्चुअली कस्टमर आपके साथ मिला होता है और आप उससे बेनिफिट बाद में शेयर कर लेते हैं। एग्जांपल क्या है, सेल्स मैनेजर डायरेक्टर कुड रिड्यूस द प्राइस, वो प्राइस रिड्यूस कर देता है, चार्ज टू कस्टमर इन रिटर्न ऑफ कट ऑफ सेविंग। अल्टरनेटिवली एम्प्लॉय कुड राइट ऑफ द डेट्स और इशू ए क्रेडिट कार्ड नोट इन रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल रिवॉर्ड, और फाइनेंशियल रिवॉर्ड उसको दे देता है। अब वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड में से एक्चुअली होता ये है कि वो रिवॉर्ड हकीकत में उसने उसको दिया ही नहीं होता, या उनको दिया तो है, वो डिजर्व नहीं करते, तो उसमें से वो अपना शेयर ले लेता है, अपना हिस्सा ले लेता है। ठीक है ना? तो ये अक्सर इस तरह के फ्रॉड भी हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं collusion with कस्टमर। तो कस्टमर से क्लूजन कर लिया जाता है और उसको वो रियायत दी जाती है, वो फाइनेंशियल टर्म्स दी जाती है जिसको वो डिजर्व नहीं करता, और बाद में उसमें से हिस्सा ले लिया जाता है। तो ये भी एक तरीका है फ्रॉड का। अब उसके बाद एक फ्रॉड ऐसा भी है जिसमें होता है कि गाड़ियां या एसेट डिस्पोज हो रहे होते हैं अपने ही इम्प्लॉयज के आगे। तो इम्प्लॉयज क्या करते हैं कि जो बंदा बुलाते हैं असेसमेंट के लिए, उसको पहले ही कह देते हैं कि क्लूजन विद कस्टमर। मैं सिंपल ध्यान इसकी एग्जांपल यूं दे सकता हूँ कि आप फर्ज कीजिए किसी कंपनी का, फार्मास्यूटिकल कंपनी की मेडिसिन बेच रहे हैं, तो आप किसी मेडिकल स्टोर वाले को स्पेशल सेल क्रिएट करने पर कहते हैं जी इनाम देना है, इंसेंटिव देना है, लेकिन हकीकत में उसने इतनी सेल की नहीं होती, और आप उससे कहते हैं कि ठीक है, ये जो तुम्हें इनाम मिलेगा ना, या तुम्हें जो इंसेंटिव मिलेगा उसके अंदर तुम्हें फर्ज कर लीजिए कि हम एक एलईडी टीवी इनाम के तौर पे दिलवा देते हैं कंपनी से, वो बाद में उसको बेच के हम आधे आधे पैसे कर लेंगे। तो हालांकि वो डिजर्व नहीं कर रहा होता और आप पैसे आधे आधे कर लेते हैं, या डिस्काउंट में तुम्हें को 40,000 हम रिफंड करा देंगे इन टर्म्स ऑफ बेटर सैलरी अवार्ड, तो उसमें से 20 मुझे दे देना, 20 तुम रख लेना। तो इस तरह की सिचुएशन है। अब ये तो अक्सर आपने फ्रॉड देखा होगा ना कि कंपनी जो गाड़ी की खरीदते हैं, तो कंपनी की मालियत आमतौर पे अगर सॉरी गाड़ी की मालियत अगर 10 लाख है, तो जो असेसमेंट करने वाला है वो अपने ही बुला लिया और उसने आगे कहा जी इसका तो बेड़ा गर्क हुआ है, इसके अंदर तो है ही कुछ नहीं, गाड़ी तो बिल्कुल फारिग है, तो ये 2.5 लाख की है, तो वो 2.5 लाख की आप खरीद लेते हैं, जबकि उसकी कीमत मार्केट में जो होती है 10 लाख होती है। तो एम्प्लॉयज अपने आगे ही खुद ही यानी उसकी बिड लगा के उसे सस्ते दामों खरीद लेते हैं, जबकि वो इतनी उसको उसको ओवर डेप्रिशिएट कर देते हैं, जबकि वो इतनी डेप्रिशिएट हुई नहीं होती। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी फ्रॉड हो जाता है। बाज़ औक़ात कम बाकी गाड़ियाँ जो हैं वो हुई भी होती हैं इस तरह से कि मैं एक दफ़ा किसी अज़ीज़ के घर रहने गया था, तो उनके पास भी कल्टस ही थी। तो वो कल्टस मैं जब गया तो उन्होंने मुझे दी थी चलाने के लिए, तो मैंने चलाई, तो उस दिन बड़ी ख़राब थी। उसके घुटने भी आवाज़ कर रहे थे और उसके शॉक्स भी कर रहे थे। तो 2, 3, 4 दिन बाद मैंने चलाई तो बिल्कुल नई की तरह थी। मैंने कहा यार बड़ी अच्छी ठीक कराई। वो कहे नहीं ठीक तो नहीं कराई, तो मैंने कहा ठीक कैसे हो गई? फिर पता चला कि उनका जो ब्रदर इन लॉ है ना, वो उसके पास कल्टस थी कंपनी की, तो उसने वो कंपनी छोड़नी थी। तो उसने क्या किया कि कंपनी छोड़ने से पहले अपने ब्रदर इन लॉ की गाड़ी साथ ले गया, तो उसके घुटने निकाल के उसमें डाल दिए और उसके शॉक्स उसमें डाल दिए, और उसके बाद वो गाड़ी फिट हो गई, तो उसको लाके घर खड़ा कर दिया। तो इस तरह से भी लोग बाज़ बात करते हैं। बल्कि मेरी एक गाड़ी थी, वो ले गया कोई, ज़रूरत थी उसे, तो जब वो गाड़ी घर आई, तो थोड़े दिन मैंने चलाई तो एक दिन स्टार्ट नहीं हुई, तो गाड़ी बिल्कुल नई थी, अप्लाइड फॉर गाड़ी थी। तो मैंने कहा इसको क्या हो गया? अप्लाइड फॉर गाड़ी को क्या होना होता है? क्योंकि एक्सपोज तो है ना कि गाड़ी जब आप नहीं लेते हैं तो 4-5 साल 6 साल एक अच्छा यूजर मैकेनिक के पास जाता ही नहीं ऑयल वगैरह चेंज कराने के अलावा। तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मैंने गाड़ी का बोनट खोला तो उसमें पुरानी सी बैटरी थी, जंग आलूद बैटरी, काली मैली बैटरी। मैंने कहा यार ये बैटरी कहाँ से आ गई? तो फिर मेरे ज़हन में आया कि यार कंपनी वाले तो इतना फ्रॉड नहीं कर सकते, चूंकि जब मैंने गाड़ी खरीदी थी उसके अंदर एक कंपनी थी एफपी, उसकी बैटरी, तो मैंने कहा इसके अंदर तो एफपी की बैटरी थी।
तो फिर मैंने पूछा किसी से, तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे याद है एक गाड़ी उनको दी थी। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा यार गाड़ी आप लेकर गए थे तो बैटरी चेंज हुई है। हाँ 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 हाँ, रास्ते में एक गाड़ी थी हमारी, हम इकट्ठे जा रहे थे, तो एक गाड़ी जो पुरानी थी बेचारी, तो उसमें हुआ एक तो उसकी बैटरी भी पुरानी थी, वो स्टार्ट नहीं होनी थी, तो ये नहीं थी। तो हमने कहा ये तो पुरानी बैटरी से भी स्टार्ट हो जाएगी, वो बेचारी नई से भी मुश्किल से हो रही थी, तो इसलिए आपकी बैटरी हमने उसमें डाल दी और ये वाली इसमें डाल दी। मैंने कहा अच्छा भाई बहुत अच्छा किया, अब अपने क्या हो सकता। फिर उसकी वो जेन्युइन बैटरी थी, सुना है कि जो नई बैटरी गाड़ी के साथ आती है 3-4 साल चल जाती है, वो फिर उन्होंने निकाल दी। फिर क्या हो सकता था, फिर बाजार से जाके एजीएस की बैटरी उसमें डाल दी। तो फिर नहीं, पहले मैंने एक साइड की डाली, फिर वो नहीं सही चली, वो भी फिर मैं एजीएस की डाली। ये तो वो 6 माह वाली है, एक साइड खत्म हुई, फिर उसके बाद से मैं एजीएस ही डालता हूँ। अच्छा बच्चों, तो इस तरह के भी फ्रॉड हो जाते हैं बात बात आपके साथ कि आपको पता ही नहीं चलता हुआ क्या है। अब आगे चलते हैं। तो एक फ्रॉड ऐसा होता है जिसके अंदर बोगस सप्लाई ऑफ गुड्स होती है, और दूसरी तरफ पेइंग फॉर गुड्स नॉट रिसीव्ड। ये फ्रॉड दो रुखा है। इस तरह से दो रुख कैसे हैं इसके, इस तरह से कि मैं आपको इस फ्रॉड के बारे में बताता हूँ कि जो फ्रॉड है ये एक दफ़ा एक बंदा पकड़ा गया था। तो वो होता ये था कि वो केबल इंडस्ट्री थी। केबल इंडस्ट्री आप समझते होंगे, जहाँ पे केबल बनती है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी की केबल होती है, तो केबल इंडस्ट्री थी वहाँ पे, केबल बनती थी। ब्रांड नेम नहीं बता सकता, ज़रा मजबूरी होती है। लड़का वहाँ पे पैकिंग सप्लाई करने जाता था। तो वो क्या करता था कि पैकिंग सप्लाई करने जाते हैं तो वहां से एक मिलता है चीज जिसको कहते हैं, हम जीआरएन कहते हैं। जीआरएन होता है गुड्स रिसीव नोट। तो जीआरएन मिलता है, गुड्स रिसीव नोट मिलता है। अब वो होता ये था कि जब वो यहाँ से निकलता था तो 500 पीस की पैकिंग लेके जाता है, और वहां से 500 के 2 जीआरएन ले आता है। अब ये बड़ी हैरानगी की बात है कि 500 के कैसे ले आता है। बाद में पता चला, जब वो इंटरनल ऑडिटर ने देखा, वो भी वो आईसीए में क्वालिफाइड बंदा था, उसने पकड़ लिया। उसने कहा यार कहानी पता है क्या है, सीए में क्वालिफाइड उसने पकड़ा यार, उसने कहानी है भाई कि पैकिंग मटेरियल शॉर्ट है, जीआरएन ज्यादा इश्यू हो रहे हैं। कहानी क्या है, कहानी है कि वो एक सही देता था और एक वो ज्यादा ले जाता था, और दोनों को ले जाके दोनों के साथ इनवॉइसेस अटैच करके दोनों का बिल कैश करा लेता। अब माल आधा लेता था और आधा माल जो है वो देता ही नहीं था, और इनवॉइस दो लगा के पैसे ले लेता था। अब अगर देखा जाए तो ये फ्रॉड क्या है कि कंपनी जो पे कर रही है वो कर रही है पेइंग फॉर गुड्स नॉट रिसीव्ड, यानी 500 रिसीव हुई हैं और 500 के 2 जीआरएन हुए, तो ये तो नहीं ना रिसीव हुई, तो कंपनी पे कर रही है फॉर गुड्स नॉट रिसीव्ड। और वो जो रिसीव कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है बोगस सप्लाई ऑफ गुड कर रहा है, जबकि वो सप्लाई उसने की ही नहीं। तो अभी मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि इसमें हुआ क्या। इसमें हुआ ये जी कि वो जो बंदा था, जब वो पिकअप उन्होंने पकड़ी, तो पिकअप के ऊपर माल गया है या लोडर के ऊपर माल गया है 500 पीस का। तो 500 पीस का माल दे के आया, वोचर 2 लेके आ रहा है, 500 के 1000 हो गया, तो दे 500 लाया, वोचर 1000 का लेके आया। मजेदारी की बात यह है कि जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके पुलिस को बिठाया और पता किया, तो जो वैन वापस आ रही थी उसके अंदर कॉपर के 2 तोड़े भी पड़े हुए थे, वो गोटे भी 2 कॉपर की पड़ी हुई थी, और पीवीसी के 2 तोड़े भी पड़े हुए थे। यानी फ्रॉड तो मल्टीपल रुख पे था। एक तरफ माल पूरा नहीं दे के आ रहा, जीआरएन ज्यादा लेके आ रहा है, दूसरी तरफ अंदर से जो माल पड़ा वो भी चोरी करके साथ ला रहा है। ओए होए, बड़ा खतरनाक फ्रॉड था वो। तो उसकी वजह ये थी कि ये जो बंदा था इधर से, वो भी बुरे वाले का था जो माल देने जा रहा था, और जो अंदर जीआरएन बना रहा था वो भी बुरे वाले का, दोनों एक ही गांव के थे। बड़ा इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे वाले के इलाकों को समझेंगे वो अच्छे नहीं होते, वो तो एक अचानक बात आ गई ना ऐसे। तो ये भी एक चीज होती है कि आप वो चीजों के पैसे मांग रहे हैं जो आपने सप्लाई नहीं की। तो इस तरह के भी फ्रॉड होते हैं दुनिया में।
और आम तौर पे बोगस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में सबसे बड़ी मिसाल ये होती है कि अक्सर बड़ी-बड़ी कंपनियां कहती हैं जी कि हमने ये ट्रेनिंग कराई, इसके पैसे दे दें, ये ट्रेनिंग कराई, इसके पैसे दे दें, और अक्सर वो ट्रेनिंग कराते ही नहीं, या ट्रेनर को एज एन ऑनर बुला लेते हैं कि सर ज़रा आके आप ज़रा एक लेक्चर दे दीजिएगा, और उसके वोचर में पैसे डाल देते हैं जी उसने 20 या 25,000 चार्ज किया। तो ये अक्सर हो जाता है। मैं तो कहीं भी ट्रेनिंग देने जाऊँ, मैं इस बात को पहले क्लियर करता हूँ कि भाई ये मुझे बताओ, ज़रा डॉक्यूमेंट करके दो और सीनियर से साइन करा के दो कि जी ये वाक़ई फ्रीलांसर ट्रेनिंग है या वाक़ई इसके कोई फ़ायदा भी है। अभी मैं एक ट्रेनिंग देने गया था लास्ट वीक, तो लास्ट वीक एक ट्रेनिंग मैं देने गया, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ थे, बड़े मज़े की बात है, मैंने उन्हें पूछा कि आपके ऑर्गेनाइज़ेशन का विज़न क्या है? तो उन्हें विज़न भी नहीं पता। मैंने कहा आपके ऑर्गेनाइज़ेशन का मिशन क्या है? उन्हें मिशन भी नहीं पता। तो ये तो हंड्रेड्स ऑफ पर्सन हमारे यहाँ ऐसे होते हैं। अच्छा बच्चों, अब एक चीज होती है मिस यूज ऑफ पेंशन फंड। असल में कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिनकी हमें परवाह ही नहीं होती। पेंशन फंड आमतौर पे कोई देखता ही नहीं है। और कुछ ऑपरेशन मैनेजर होते हैं जो बहाने बहाने से ना डायरेक्टर्स को मनाते रहते हैं कि सर ये पेंशन फंड में इतने पैसे पड़े हुए हैं, जरा थोड़े से यूज कर लेते हैं, फिर रख देंगे। वो फिर मना करते हैं, फिर वही तजवीज लेके चला जाता है। कभी ना कभी वो तजवीज अप्रूव हो जाती है कि अच्छा यार इसमें से निकाल लोगे 2 4 5 10 लाख रुपया निकाल लो। अच्छा, फिर वो क्या करता है, फिर वो ये करता है कि 2 4 5 10 लाख रुपया नहीं निकालता, वो साइन करके चेक करना तो बंदा भूल जाता है, वो पेंशन फंड ही खाली कर देता है। जब साल बाद ऑडिट होता है तो पता लगता है ना वो तो अकाउंट ही खाली पड़ा हो। तब तक वो साहब की पोस्टिंग कहीं और हो गई होती है, फिर अल्लाह जाने क्या होता है। तो इस तरह की सिचुएशन भी हो जाती है कभी कभी। अच्छा बच्चों, अब सवाल आ गया आपके सामने। सवाल क्या है जी? Lack of control over the following activities can lead to fraudulent activity of teaming and letting. जी, lack of control over which of the following activity can lead to teaming and letting. तो टीमिंग एंड लेडिंग इनमें से किस इशू पे कंट्रोल कम हो सकती है, ये अब आप बच्चों ने मुझे बताना है। आमना सदाकत ने डी का है, फरवा अकरम ने भी डी का है, मंसूर अंसारी ने डी का है, और उसके बाद जो है पुट योर नेम, नेम नहीं है इनका, इन्होंने डी का है। उस्मान शेख ने डी बोला है, ठीक है जी। और उसके साथ साथ और भी बच्चे हैं, दानियाल ने डी बोला है, और फवाद, फवाद है नाम, पुट योर नेम, तो फवाद ने जो है वो उसने भी डी बोला। तो फवाद बेटे डिवाइस पे नाम अपना पुट अप करो। और बिस्मा अशरफ ने भी डी बोला है। तो वाकई सही है कि ये फ्रॉड जो है किसका है, सेल्स लेजर एरिया का फ्रॉड है। नॉन करंट एसेट्स वगैरह ये एक दूसरा इशू आ जाता है, टीमिंग एंड लेटिंग का ताल्लुक ही सेल्स के साथ है। दूसरा सवाल, विच what is the term what is the term given to a method of fraud in the account receivable area by the cash or check receipts are stolen and theft concealed by setting subsequent receipt के पैसा निकालने और फिर subsequent पैसा जो है आए या receipts आए उसको एडजस्ट कर दें अगेंस्ट द आउटस्टैंडिंग डेट। ये कौन सा फ्रॉड होगा? तो यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ बच्चों के जवाब आने शुरू हो भी गए। तो इनमें से फवाद ने सी बोला है, फवाद ने सी बोला है, और मोस्टली बच्चों ने सी ऑप्शन दिया है। तेजी से जा रहे हैं ऊपर आंसर, इसलिए मैं नेम ज़्यादा नहीं बोल पाया। तो ठीक है जी, कायनात भट्टी हैं, बिस्मा अशरफ है, और इन सब बच्चों ने सी बोला है, फरवा ने भी सी बोला है। तो ये इसकी वजह क्या है? वजह बिल्कुल सही है कि जब एक पैसा एक जगह से आए दूसरा एडजस्ट हो जाए, तो यही तो डेफिनेशन है टीमिंग एंड लेडिंग की। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी क्रिएट वॉल्नरेबल टू फ्रॉड? इसमें से कौन सी एक्टिविटी वॉल्नरेबल टू फ्रॉड है? कैलकुलेटिंग पे स्लिप्स, इस पे तो हमने देखा था। प्रिपेयरिंग डिलीवरी नोट, डिलीवरी नोट अभी मैंने बताया कि उसने क्या किया, उसने जीएनएन ही गलत इशू कर दिया, तो ये भी फ्रॉड हो सकता है, ये भी हो सकता है। पेइंग सप्लायर इनवॉइसेस, सप्लायर की इनवॉइसेस को पे करते वक्त आप ज्यादा पे कर सकते हैं, इसका मतलब बजट बजट नहीं फ्रॉड हो सकता है, बजट शो कुछ और कर दो, आगे काम कुछ और कर लो। तो मेरा तो ख्याल है इसमें हमें जवाब ये देना चाहिए फ्रॉड हर एरिया में हो सकता है। इसलिए उस्मान शेख ने और फिर शेख उस्मान ने और उसके बाद मंसूर अंसारी, फरवा, इन तमाम बच्चों ने डी को पिक किया और बिल्कुल करेक्ट पिक किया है, यही वजह है इसकी। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following which of the following internal control might least effective in preventing fraud if a
इफ स्टाफ आर इन कल्यूजन विद कस्टमर, अगर स्टाफ मिल जाए कस्टमर के साथ, तो इसमें से कौन सा ऐसा कंट्रोल है जो बिल्कुल काम नहीं करेगा? देखिए बच्चों, बड़ा सिंपल सा सवाल है। सिक्योरिटी तो काम करेगी, क्यों? कि वो बंदा मिला है ना, सिक्योरिटी वाला तो नहीं पकड़ा है। जैसे मैंने जो फ्रॉड पिकअप वाला बताया था, उसके अंदर गार्ड नहीं पकड़ा ना उसे, कि भाई 500 पीस लेके गया, जीआरएन 2 ले आया, तो ये तो काम करेगा। ठीक है जी। दूसरी बात है, सीक्वेंशियल नंबरिंग भी काम करेगी, कि जैसे एक जीआरएन के साथ लगा हुआ है, एक इनवॉइस लगी हुई है, उसका नंबर हो रहा है, और दूसरे जीआरएन के साथ जो लगी हुई है उसका नंबर हो रहा है, इसका नंबर 500 है, इसका नंबर 1501 है, तो ये फौरन पकड़ा जाएगा कि यार एक बिल 500 वाला आ रहा है, एक बिल 1501 वाला आ रहा है, तो दोनों एक 500 एक 501 क्यों नहीं हो सकता? इसका मतलब है ये बुक और है इनवॉइस की, और वो बुक और है, तो उससे भी पकड़ा जाएगा, लिहाजा ये भी काम करेगा। ऑथोराइजेशन पॉलिसी भी काम करेंगी, कि हम किसी को अथॉरिटी देते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। जो चीज काम नहीं करेगी, रिक्वायरिंग सिग्नेचर टू कंफर्म रिसिट्स, उसकी वजह ये है कि वो खुद कस्टमर से मिला हुआ है, जब वो मिला हुआ है तो उसे साइन करने में क्या एतराज होगा? वो जब दिल चाहे साइन कर दे, 10 साइन करा लो उससे। तो इस यही वजह है, कायनात ने भी लिया है, बिस्मा ने भी, दानियाल ने भी, उस्मान ने भी, और इसके अलावा फरवा अकरम ने भी, और आमना सदाकत ने भी, इन तमाम बच्चों ने सी ऑप्शन लिया है। तो ये वो बच्चे हैं जो मेरे से पहले जवाब दे देते हैं, और जो है इंटेलिजेंट है, और बाकी बच्चे जो है वो अनटेलिजेंट है। अच्छा बच्चों, अब ये तो आसान सा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रॉड, ये आपने मुझे बताना है। अब देखिए, मैं चाय पी रहा हूँ, आपको सिप सिप की आवाज भी नहीं आएगी, वैसे कमाल की बात है, मैं चाय पीते ही ऐसे। तो तमाम बच्चों ने बी ऑप्शन लिया है, फरवा ने, ठीक है, खालिद ने, अरमान खालिद ने, कायनात ने, बिस्मा ने, तमाम बच्चों ने बी ऑप्शन लिया। उसकी वजह ये है कि बड़ी सिंपल सी बात है कि स्मॉल अमाउंट निकालो, डाइवर्ट करो लार्ज अमाउंट में से, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और आपका काम भी बन जाएगा। तो ये है फ्रॉड का नेचर। अब चलते हैं, बात करते हैं, एक तरफ मुकम्मल हो गए जिसके अंदर थेफ्ट ऑफ कैश एंड एसेट्स था। अब बात कर लेते हैं मिस इंटरप्रिटेशन के ऊपर। अब सबसे पहली बात तो ये कि आप सब बच्चे सोचेंगे, सर मिस इंटरप्रिटेशन क्यों करते हैं लोग? देखिए, बात यह है कि बात कंपनियां ओवर एवेल्युएशन ऑफ इन्वेंट्री करती हैं। उसकी वजह क्या है कि फर्ज कीजिए, एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ, कि हमारी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, और हम ये कहें कि हमारी कंपनी के हालात बहुत अच्छे हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा एसेट्स हैं, और फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है। इसका सिर्फ एक नुकसान होगा, कोई बता सकता है क्या नुकसान होगा? अगर मैं कहूँ मेरे पास एसेट्स भी बने और फाइनेंशियल पोजीशन भी मेरी बड़ी अच्छी, तो इसका एक नुकसान होगा मुझे। वो नुकसान क्या होगा, कौन बच्चा बताएगा? जी, आमना बच्ची बताएगी, पर बताए। तो बंदा अमीर हो, कोई कंपनी अमीर हो, गवर्नमेंट क्या करती है उसके साथ? कोई बंदा अमीर हो, बिल्कुल सही ने कहा है, और शेख उस्मान ने कहा, और फरमान के ऊपर टैक्स दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? टैक्स का बोझ डाल दिया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे सिर्फ एक नुकसान होगा उसका, और वो नुकसान क्या होगा? कि उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ एक नुकसान, टैक्स देना पड़ेगा। तो फिर आप मेरे से पूछेंगे, सर फिर फायदे क्या होंगे? जनाब, फायदे इतने होंगे कि आप सोच नहीं सकते। मैं अभी बताता हूँ कितने फायदे होंगे इसको। देखो, एक फायदा इसको ये होगा, इसके शेयर्स की कीमत बढ़ जाएगी।
न्यू शेयर्स ये इशू करेगा, लोग हाथों हाथ खरीदेंगे, ठीक है जी। कर्जा मांगेगा, बैंक आपस में लड़ेंगे कि इसको लोन हमने देना है। ये क्या करेगा, बैंकों का आपस में कंपटीशन कराएगा। अच्छा भाई, जो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर ज्यादा कर्जा देगा उससे हम लोन लेंगे, तो लोन भी में खूब मिलेगा। सप्लायर भी कहेंगे इसको माल देना है, तो ये क्या करेगा, ये कहेगा सप्लायर भाई उससे लेंगे जो क्रेडिट टर्म लंबा दे। इस तरह इसको डेट और ज्यादा इसको क्रेडिट मिलेगा, क्रेडिट में माल मिल जाएगा। अब इधर से भी फायदा, इधर से भी फायदा और इधर से भी फायदा। बैंकों से लोन ले लिया, ठीक है जी, शेयर्स की कीमत बढ़ गई, वहां से नए शेयर्स इशू करके पैसा कमा लिया, कस्टमर से एडवांस बुकिंग के पैसे ले लिए, एडवांस बुकिंग के पैसे भी, माल बहुत बिक रहा है, चाहिए हमारा माल, तो पैसे एडवांस जमा कराओ। अब बताएं नुकसान क्या था, टैक्स देना पड़ा, वो तो खुशी से दे देंगे, हम टैक्स देंगे तो कागज दिखाएंगे ना भाई इतना मुनाफा हुआ, ठीक है। लेकिन शेयर महंगा बेच दिया, सप्लायर से उधार माल ले लिया, कस्टमर से जनाब क्रेडिट पे पैसे इससे भी ले लिए एडवांस में, बैंकों से भी लोन ले लिया, और उसके बाद भाग जाओ। आप कहेंगे सर दुनिया में ऐसा काम कभी हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है। ये सारा जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये सारा उसी केस से लिया हुआ, उसको कहते हैं बड़ा मशहूर केस, उसको कहते हैं एनरॉन केस। एनरॉन केस जो है, ये केस है, मे बी आई एम स्पेलिंग रॉन्ग, देख लीजिएगा जरा नेट से। एनरॉन केस ये पावर सेक्टर कंपनी थी अमेरिका की, पावर सेक्टर कंपनी अमेरिका की, बिजली प्रोड्यूसर से, बहुत बड़े बिजली के पावर प्रोड्यूसर थे। इन्होंने ऐसे ही किया कि अपने एसेट ज्यादा शो किए, फाइनेंशियल पोजीशन अपनी अच्छी शो की, गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा दिया, और उसके बाद सप्लायर से उधार पे माल लिया, बैंकों से कर्जा लिया, शेयर ज्यादा बेचे, खूब बेचे, और कस्टमर से भी एडवांस पैसा पकड़ा, और उसके बाद सारी मैनेजमेंट जो है वो अफ्रीका भागी। इतना बड़ा केस है, ठीक है जी। तो माइट भी इस स्पेलिंग मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इसके, इसको एंडरॉन केस के नाम से बड़ी मशहूर कंपनी, आप देखिएगा जरा, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें होता क्या है जी, कि इसमें ये होता है कि पहली बात ये है कि हमें चूंकि ज्यादा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करनी है, तो इन्वेंट्री कहो जी कि ये तो हमारी बहुत शो करनी है। जो डिलीवरी ऑफ कस्टमर को दिया वो भी रिमूव कर दिया, ताकि लगे कि स्टॉक में माल पड़ा हुआ है, और सप्लायर रिकॉर्ड रिटर्न से उनको भी जो है हमने मेलाफाइड कर दिया। सप्लायर रिटर्न टू सप्लायर मे नॉट बी रिकॉर्डेड, वो भी रिकॉर्ड नहीं किए, ताकि हमारी सेल ज्यादा शो हो, और इन्वेंट्री, एब्सोल्यूट इन्वेंट्री को भी रिमूव नहीं किया, ताकि उसके भी पैसे बीच में आ जाए, और बैड डेट पॉलिसी जानबूझ के री इन्फोर्स नहीं की, जो कि बैड डेट निकल जाते हैं, बैड डेट्स रहेंगे तो ये भी एसेट का हिस्सा रहेंगे, उसका भी फायदा उठाया इन्होंने। इस तरह करके इन्होंने प्रॉफिट ले लिया मल्टीपल साइट्स। अब इसके अंदर होगा क्या, होगा ये कि ये वहां से पैसा कमाएंगे, फिर ये ठीक ठाक अर्निंग कर लेंगे, तो इसकी वजह से मिस इंटरप्रिटेशन होती है। अब इसमें मिस इंटरप्रिटेशन दो तरह की होती है, याद रखिए। छोटी कंपनी हमेशा ये कहेगी हमें नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ, ताकि टैक्स बचा लें, क्योंकि छोटा चोर छोटी भी सोचेगा, छोटी चीज सोचेगा, और बड़ा चोर जो है ना, वो बड़ी चीज की तरफ भागेगा, वो तो टैक्स भी देगा, वो सारा कुछ देगा, क्योंकि उसने तो बड़ी गेम खेलनी है, इसलिए वो बिग गेम की तरफ जाएगा। छोटे बिजनेसेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, टैक्स अवेजन करेंगे, टैक्स अवेजन के लिए वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है झूठा बना देंगे। लेकिन बड़े कारोबार जो है वो फिर बड़ी गेम खेलेंगे, और बिग गेम के लिए वो क्या करेंगे, वो जानबूझ के शो करेंगे कि हमारे जो मामला हैं वो बड़े बेस्ट जा रहे हैं, और उनको बेस्ट डील करके उससे पैसा कमा लेंगे। तो ये बच्चों के हमारे फ्रॉड्स। अब इनको पढ़ने के बाद बाकी के जो कंट्रोल्स हैं वो हमें समझ आएंगे कि यार ये लगाए क्यों गए थे, और अब आप दोबारा उन कंट्रोल्स को भी देखो जो मैंने पहले पढ़ाए थे, उनको भी जरा देखोगे तो आप आपको समझ आएगी यार ये कंट्रोल लगाए क्यों जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब मसला ये है कि कंट्रोल लगते हैं तीन चीजों के एतबार से। जो तीन चीजें क्या होती हैं, कि सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि पोटेंशियल फॉर फ्रॉड है क्या। देखिए फ्रॉड जो होते हैं ना, वो खाम खा नहीं होते,
फ्रॉड की बाकायदा तौर पे ना एक पोटेंशियल होती है जिसकी वजह से फ्रॉड किए जाते हैं। तो फ्रॉड्स आर यू कैन से जो है 3 बड़े पोटेंशियल हैं इसकी वजह से फ्रॉड होते हैं। और ये 3 बड़े पोटेंशियल जो हैं उसके अंदर सबसे पहली बात ये है कि फ्रॉड करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए एक टैलेंट चाहिए और वो टैलेंट ये है, आपको दबा के डिसहोनेस्ट होना चाहिए, यानी आपको बेईमान होना चाहिए। अगर आप ईमानदार हैं तो फिर आप फ्रॉड नहीं कर सकते। अगर आप फ्रॉड करना चाहते हैं तो यू मस्ट बी डिसऑनेस्ट। ये क्वालिटी आपको होनी चाहिए। एक बात। दूसरी चीज़ हमेशा याद रखनी है कि बाज़ लोग जो हैं वो अपने आप को शरीफ कहते रहते हैं, हकीकत में उन दूसरी चीज़ ये है कि अपॉर्चुनिटी मिल जाए और एक तो बंदा फ्रॉडिया हो, ऊपर से उसे मौका मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और फिर तीसरी चीज़ ये है कि फ्रॉड के पीछे कोई मुहर्रिक या मोटिव होना चाहिए। बगैर मोटिव के कोई फ्रॉड नहीं करता। तो इसके पीछे बाकायदा मोटिव होना चाहिए। अगर डिसऑनेस्टी भी अल्लाह ने आपको दी है, सॉरी टू से, मौका भी मिल गया, ऊपर से मकसद भी आपके पास है, तीनों चीज़ें मौजूद हैं, तो फिर तो फ्रॉड होगा। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि आप दो फ्रॉड नहीं हो सकता। या चलिए दोनों मिल गए, अपॉर्चुनिटी भी मिल गई, डिसऑनेस्टी भी मिल गई, लेकिन फ्रॉड ₹10 का करना है, तो ये तीनों चीज़ होनी चाहिए, तो फिर फ्रॉड होता है। तो अब आपको समझ आएगी कि फ्रॉड के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। जब तक ये 3 चीज़ें पूरी नहीं होंगी, फ्रॉड नहीं हो सकता। अब ये 3 चीज़ें पूरी कैसे हो सकती हैं? पहली बात तो ये हमेशा याद रखनी चाहिए कि लोग डिसऑनेस्ट क्यों होते हैं। देखिए कि लोग जो हैं वो डिसऑनेस्ट क्यों होते हैं? देखिए, लोग डिसऑनेस्ट होने की वजह क्या होती है आम तौर पे, कभी आपने सोचा हो? मेरे नज़दीक या हमारी जो थ्योरी है उसके नज़दीक जो है डिसऑनेस्टी जो है वो लोगों में क्यों आती है? देखिए, इसमें एक तो पर्सनल कैरेक्टरिस फैक्टर्स का रोल होता है। पर्सनल फैक्टर का रोल ये होता है कि वो लोग जिनको हाई नीड फॉर और जब वो कुछ बड़ा नहीं कर पाते तो फिर वो गलत रास्ता अख्तियार करते हैं। दूसरे ऐसे लोग जिनको स्टेटस और सिक्योरिटी की बड़ी ज़रूरत होती है और ऐसे लोग जो कंपेटिटिवली डिज़ायर रखते हैं बड़ी-बड़ी और जिनकी नज़र में लो रिस्पेक्ट, ऐसे लोग फ्रॉड में इन्वॉल्व। दूसरी चीज़ जो है वो आपके मुआशरे का कल्चर है। मुआशरे का कल्चर जिसके अंदर लो रिस्पेक्ट फॉर लॉ है और नतीजा ये है लो रिस्पेक्ट फॉर लॉ का आलम अगर ये हो जाए कि सूरत हाल ये है कि अगर कोई बच्चा मस्जिद से जूती उठा के ले आए तो बजाय इसके कि घर वाले उसे जूतियां मारे उसे अप्रिशिएट किया जाए, तूने बड़ा अच्छा काम किया यार, बगैर हमने जूती भी नहीं ली तो नहीं ले आया। ठीक है जी। और फिर उसके बाद ये है कि जहाँ पे कोई बंदा सिग्नल तोड़ता है बच्चा मोटरसाइकिल से या किसी चीज़ पे, तो लोग उसे बुरी नज़रों से नहीं देखते बल्कि उसे स्मार्ट कहा जाता है, उसे एफिशिएंट कहा जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ कानून की कोई इज़्ज़त नहीं है। एक और चीज़ देखिए कि बच्चों ने अपनी गाड़ियों पे, बाइक के पीछे अक्सर लिखा होता है, गाड़ी मेहरान के पीछे लिखा होता है अक्सर, डॉन इज़ बैक। अब देखिए, मुझे इस पे एतराज़ ये है कि डॉन को आपने क्या बना दिया है? बच्चों का आइडियल बन गया ना फिर वो तो हर बंदा डॉन बनना चाहता है कि डॉन इज़ बैक। तो क्या किया आपने? आपने कानून की इज़्ज़त तो नहीं बनाई, आपने तो लोगों को डॉन बनाने की कोशिश की। और दूसरी बात ये है कि डॉन ने अगर आना ही है तो क्या वो मेहरान पे बैठ के आएगा? ये भी बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात। तो अब बात ये हो गई कि यहाँ पे लो रिस्पेक्ट फॉर लॉ है, जो बंदा चोरी करता है उसकी इज़्ज़त ज़्यादा है, गिफ्ट लेना, ब्राइब लेना एक आम सी बात है। सरकारी अफ़सर के घर में कोई प्याज़ की बोरी दे गया है, कोई चावलों के तोड़े दे गया है किसी जज के घर में या किसी गवर्नमेंट ऑफ़िशियल के घर में। तो ये कौन-सी बात है जी? ये तो आम-सी बात है। अब ज़ाहिर-सी बात है जब मामलात तो गलत होंगे ना जी।
तो हम ये कहते हैं कि गलती का आगाज़ ऐसे ही होता है। एक पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जहाँ पे सिक्योरिटी और हाई नीड फॉर अचीवमेंट है और उसके लिए हराम और हलाल की कोई तमीज़ ही नहीं है। और दूसरी बात ये ऐसा कल्चर है जिसके अंदर कानून की कोई इज़्ज़त नहीं है और जो लोग ज़्यादा माल वाले हैं उनकी इज़्ज़त है और चाहे उन्होंने माल किसी भी सूरत में कमाया है, ठीक है जी? तो बात ज़रा गलत हो जाएगी कि अगर कोई औरत नाचती है तो वो रक्कासा है, वो तवाइफ है। और अगर कोई औरत जो है फ़िल्म में नाचती है तो वो एक्ट्रेस है और फिर उसकी रिस्पेक्ट है, लोग उससे ऑटोग्राफ लेते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो ज़ाहिर बात है ऐसे माशरों का क्या फ्यूचर होना है? तबाही की तरफ गामज़न है जितनी तेज़ी से कहें। अच्छा बच्चों, अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि आप ये कहते हैं कि मोटिवेशन। मोटिवेशन ये है कि कोई भी इंसान गलत काम करे या सही काम करे, उसके पीछे बाकायदा एक मुहर्रिक होता है, मोटिव होता है, इंसेंटिव होता है। देखिए, एक तो चीज़ है कि फ्रॉड का एक पोटेंशियल रिवॉर्ड है। मिसाल के तौर पे आप एक फ्रॉड करने जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट आपको ₹10 या ₹20 मिलेंगे, तो आप फ्रॉड क्यों करेंगे? आप कहेंगे इसमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं मुझे। लेकिन एक फ्रॉड है वो आप करते हैं, उसके बाद आपको साल की जो है वो जेल हो जाती है। आपको पता है कि हो जानी है। लेकिन 3 साल बाद कंडीशन ये है कि आपकी बीवी जो है वो आपको फरारी पे लेने आएगी और जनाब आपका जो है वो बड़ा-सा बेडरूम होगा, उसके अंदर गोल बेड पड़ा होगा और जैसे ही आप उठेंगे नौकर मखमली चप्पड़ लेके आएगा, माल्टे का जूस लेके आएगा आपके लिए। बाहर 4-6 गाड़ियाँ खड़ी होंगी, आप बाहर निकलेंगे तो लोगों की फ़ौज आपका इंतज़ार कर रही होगी। तो देखिए इस तरह की जब लाइफ़ आपको नज़र आती है, रोल्स रॉयस, फरारी, ठीक है जी, 3-4 गाड़ियाँ, कोई 3-4 जो है आपके बिज़नेसेस ये वो, तो आप कहते हैं यार कर डालते हैं इसको, एक दफ़ा करने ही ना, उसके बाद तो मौज ही मौज। तो पोटेंशियल रिवॉर्ड जो ये मैटर करता है कि रिवॉर्ड कितना, बाज़ औक़ात रिवॉर्ड इतना पोटेंशियल होता है कि पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। दूसरी तरफ ये है कि किसी चीज़ के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इंसान के लिए काबिल कबूल हो जाते हैं। अब वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस काबिल कबूल कैसे हो जाते हैं? मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कीजिए कि एक बंदा जो है वो जेब काटता है, तो जब जेल जाता है तो उसको जो वहाँ पे बड़ा चौधरी होता है जेल का, वो कहता है किधर आया? कहता है जी जेब काटी। कहता है दफ़ा करो इसको साइड। लेकिन एक बंदे को पूछते हैं इसने क्या किया? कहते हैं इसने 2 बंदों का मर्डर किया। हाँ, इसको ले गया, ये है बंदा जिससे बात की है। तो जिसने 2 कत्ल किए होते हैं, वो ब्लैक बेल्ट 2 डाउन होता है, जिसने 3 किए होते हैं ब्लैक बेल्ट 3 डाउन, जिसने 10 किए होते हैं ब्लैक बेल्ट 10 डाउन होता है। तो ये जैसे-जैसे डाउन होता है बेल्ट उसका, उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, बल्कि ब्लैक बेल्ट 10 डाउन जो होता है, जिसने कोई 10, 15, 20 कत्ल किए हुए हैं जेल के अंदर, उसकी एक इज़्ज़त होती है। थाने जो जो जेलर होता है, वो इसी तरह की बातों पे मशवरे करता है। उसको वहाँ पे मोबाइल मिलता है, उसको वहाँ पे सहूलियात मिलती हैं। तो इंसान सोचता है कि यार कितनी इज़्ज़त का काम है, चलो मैं भी कर डालता हूँ। इसकी वजह ये है कि रिस्पेक्ट है बाद में। एमपी, एमएनए आके आपसे जनाब आपके कंधे दुबाएँगे, आपसे काम लेंगे। तो ये सिचुएशन जो है इसको हम कहते हैं कि ये जो सूरत-ए-हाल है ये अफोर्डेबल होती है। तो मोटिव 2 तरह के हैं, एक रिवार्ड अच्छा, दूसरा गलत काम करने से नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव इम्पैक्ट बन रहा है आपका। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव इम्पैक्ट बन रहा है। लोग आपको छेड़ेंगे ही नहीं, अच्छा ये जो है जी अ, ये रियाज़ जोहरी वाला है, ये जनाब कोमा कसाई है। तो यू सी द बिग बिग नेम्स, यू सी अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता? मैं हकीकत तो इससे फिर क्या होता है कि एक दहशत और एक नाम आपका बनता है। तो बंदा फिर कहता है कि अच्छा है यार चलो ये भी एक जो है सूरत-ए-हाल है। लेकिन इस ये सारी बातों से आज ये ना हो कि कल मैं पेपर आईसीएमए का देने जाऊँ, चेंज कर दी। आपने लेक्चर ही इतना अच्छा दिया था कि हमें मोटिवेशन मिला, हमने कहा छोड़ो इसमें कुछ नहीं रखा है अकाउंटेंसी में, हम ये काम करते हैं। अल्लाह माफ़ करे। अच्छा बच्चों, अब हम बात कर रहे थे क्या? तीसरी वजह देखिए 3 वजूहात थी ना, एक थी
डिसऑनेस्टी वो हो गई। एक वजह थी, क्या थी? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी ये है कि ये डिटेक्टेड कर लो जो करना है, नहीं कर सकता, पकड़ ही नहीं सकता। क्या क्या हाल? आपको शक शोभा तक नहीं है, पकड़ेंगे तो क्या होगा? पकड़ेंगे तो आप कहेंगे मैं तो सिक्योरिटी लेयर चेक कर रहा था, ठीक है? पकड़ेंगे तो क्या है, मैं तो सिक्योरिटी लेयर चेक कर रहा था आपकी। और दूसरी बात जो है ना, रिस्क ऑफ डिटेक्शन एक्सेप्ट है कि ठीक है, अगर पकड़ेंगे तो हम कह देंगे कि भाई मैं तो सिक्योरिटी लेयर चेक कर रहा था, और आप पकड़ेंगे तो ठीक है। जैसे वो हॉस्टल्स में रहे थे और ना पकड़े जाए तो कहते हैं हम मजाक नहीं कर रहे थे, हम तो सीरियस से जाके भेज देते हैं मोबाइल। यू कैन सी दैट कि इस तरह की भी सिचुएशन हो जाती है बात का, कि जो है टीपू ट्रक्का वाला। सो एनीवे, आज एक काम आपने ऐड कर दिया, टीपू ट्रक्का वाला। हमारे इधर लाहौर में एक मौलवी लहू लुहान भी होता था। एनीवे, तो ये बच्चों बात ये है कि ये मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं जो कि इस काम में पड़ जाते हैं। तो आपको पता है कि ये अनडिटेक्टेड चला जाएगा। तो अब ये तीनों बातें अगर आपको इंश्योर हो जाती हैं, यू गोन थ्रू एंड ऑल ऑफ थ्री थिंग्स आर कंफर्म, के डिसऑनेस्टी भी है बंदे में, उसकी जो हाथ है उसकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई है, मकसद भी है उसके पास, एक फायदा भी उसको नजर आ रहा है और मौका भी मिल गया। अब अगर ये तीनों चीजें इकट्ठी हो गई तो फिर तो फ्रॉड हो के रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पे जो है वो उस्मान भी एक नाम भेज रहे हैं, लेकिन अब मैं बोलूंगा नहीं, ये लेक्चर चल रहा है, ये सारा रिकॉर्ड भी हो रहा है। अच्छा, कल को ये ना हो तो फड्डा पड़ा। are local legal norms और फ्री कंप्लीट सेंटेंस कौन जो है इस सेंटेंस कंप्लीट करे? क्या ख्याल है बच्चों? तो इट्स आंसर इज वेरी सिंपल। तो बच्चों ने ए लिया है, उस्मान शेख ने लिया है, फरवा ने लिया है, मोहम्मद ज़ियान ने लिया है, और उसके साथ साथ आमना सदाकत ने भी 1 और 2 कह के ए ही पिक किया है। तो मोस्टली बच्चों ने ये लिया, बिल्कुल ठीक है। मोटिव भी होना चाहिए और अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो फिर, और बिस्मा अशरफ ने भी ये लिया है, तो ये दोनों होंगी तो हम कहेंगे कि यस देयर इज अ चांसेस ऑफ फ्रॉड इज देयर। तो ए ऑप्शन विल पिक, हम यहाँ पे ए ऑप्शन को पिक करेंगे। अच्छा, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब ये है कि अगर आप मेरे से ये कहें कि जी आप किस तरह से कहते हैं कि डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड आप करेंगे, तब यहाँ पे कंट्रोल्स की बारी आ गई। देखिए, पहली बात तो ये है कि डिसऑनेस्टी को कैसे रोका जाए। डिसऑनेस्टी को रोकने के लिए हमारे पास एक हल ये है कि हम केयरफुल रिक्रूट करें, और जब रिक्रूट करें उसकी पॉलिसी ऐसी बनाएं कि हम उसके अंदर वेरीफाई करें बंदे का रिकॉर्ड, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके प्रीवियस एम्प्लॉयर से, उसके कॉलेज, उसकी यूनिवर्सिटी से, ताकि ये हो कि जो इस तरह के लोग हैं, वो हायर हो ही ना। तो ये तो है, हमें रिक्रूटमेंट पॉलिसी अच्छी कर लेते हैं जिससे हमें उसकी डिसऑनेस्टी का पता चल जाएगा। जहां तक मोटिवेशन का ताल्लुक है, उसमें दो, इसकी करियर एम्बिशंस का पता होना चाहिए कि करियर एम्बिशंस उनकी क्या है, वो क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। अब वो है ड्राइवर और उसकी जो ख्वाहिश है वो ये है कि वो डीएचए में बंगला बनाएगा, इस तरह की एम्बिशंस होंगी, तो फिर इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई कर लें कि उनकी एम्बिशंस कुछ और हैं, एक बड़ा गैप है उनके रिसोर्सेज और उनकी सोच में। तो डेट्स मेक सम सेंस कि ये लोग किसी वक्त इलीगल वे पे जा सकते हैं। और इसमें कोई हर्ज नहीं कि मौलाना तारिक जमील को, किसी अच्छे इमाम साहब को बुला के अगर हाई एथिकल लेक्चर, और किसी मोटिवेशन स्पीकर को बुला के हाई एथिकल वैल्यूज पे डिस्कशन की जाए तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ये दो काम किए जा सकते हैं डिसऑनेस्टी के लिए। हमारे ख्याल में हमें चाहिए कि केयरफुल रिक्रूटमेंट करें,
और मोटिवेशन के लिए एथिकल वैल्यूज को जाहिर है प्रमोट करें और करियर एम्बिशंस का पता रखें। लेकिन मसला है, सबसे खतरनाक बात यह कि चले मोटिवेशन भी ट्रीट हो गई, डिसऑनेस्टी भी हो गई, अपॉर्चुनिटी को कैसे रोका जाए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके लिए मसला ये है कि हमें एक तो इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे रखने चाहिए। इंटरनल कंट्रोल्स की एक लिस्ट हमने आपके साथ डिस्कस कर ली है। दूसरी बात यह है कि इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल चेक्स वगैरह ठीक करने चाहिए। फिजिकल कंट्रोल्स भी लगाने चाहिए। फिजिकल कंट्रोल्स मैंने पहले भी बताए थे, इसके अंदर ये है कि लॉक लगाओ, लोहे के गेट लगाओ, उसके अलावा जो है अलार्म्स ठीक करो अपने, तो ये भी होने चाहिए। और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसके तरीक़ाकार ये होते हैं कि कस्टडी किसी और को दो चीज़ की, सॉरी यहाँ शुरू किया था, अथॉरिटी किसी और को दो अप्रूवल की, चीज़ की कस्टडी किसी और के हवाले कर दो और रिकॉर्ड किसी और के हवाले कर दो, तो फिर फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो एक इंटरनल कंट्रोल्स आ गए, एक फिजिकल कंट्रोल्स आ गए, एक सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज आ गए। इसके साथ साथ ऑथोराइजेशन पॉलिसीज भी बनाई कि जी ऑथोराइजेशन के जो काम है ऑथोराइज बंदे से करवाया जाए, और अगर उसमें गड़बड़ हो, जैसे अकाउंट्स वगैरह के मामलात हैं, अगर उसमें कोई अमाउंट कम या ज्यादा हुई तो ऑथोराइज बंदा ही फिर उसका जिम्मेदार होगा। और फिर जो आप इनवॉइसेस उस पर कस्टमर सिग्नेचर लें और सिग्नेचर का स्पेसिमम अपने रिकॉर्ड में भी रखें, ताकि जब चेक आए तो पता चल जाए चेक की कॉपी से कि ये चेक फलां फलां दाऊद साहब का है और वो फलां फलां जगह के सीएफओ हैं, ताकि इसमें गड़बड़ ना हो। और एक बात और भी है कि जहां आप वर्ड लिखवाएं, नंबर लिखवाते हैं, वहां वर्ड भी लिखवाएं। देखें, आपको आपके वालिद चेक देते हैं 100 पाउंड का, और खाली आपने लिखा हुआ है इसके अंदर क्या जी, नंबर लिखा हुआ है। तो आप लाहौर आते आते या कराची जाते आते इसके अंदर एक जीरो ऐड कर सकते, तो ये 100 से 1000 पाउंड हो जाएगा। और आपका दिल चाहे तो इस तरफ एक वन भी आप एहतियात से ऐड कर सकते हैं, तो ये 11,000 बन गया। ठीक है जी, बल्कि 11,000 हो गया, कहाँ से 100 पाउंड था, 11,000 पाउंड बन गया। अब अगर इसके साथ आपके वालिद ने लिखा होता 100 पाउंड ओनली, अब आप इसके अंदर फॉर्जरी नहीं कर सकते क्योंकि वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो लिहाजा एक बात तो ये है कि इसके अंदर ये होना चाहिए कि इंटरनल कंट्रोल्स जो भी हम पढ़ गए हैं वो लगाएं, फिजिकल कंट्रोल लगाएं, लॉक्स लगाएं, बैरिक्स लगाएं, अलार्म लगाएं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करें। उसके बाद ऑथोराइजेशन पॉलिसीज बनाएं कि ये चीज़ फलां ऑथोराइज है, तो हर बंदा वो काम नहीं करेगा, ऑथोराइज बंदा करेगा, तो वो फिर कल को आपके सामने आंसरेबल भी होगा अगर कोई गड़बड़ हो गई। और कस्टमर सिग्नेचर भी लें ताकि पता चले कौन से पैसे, कौन सा चेक कहाँ से आ रहा है, और उसके साथ साथ वर्ड्स भी ऐड करें ताकि फिगर को फॉर्जरी करना आसान है, वर्ड्स को फॉर्जरी करना दो चीज़ों को मुश्किल है। उसके बाद वो भी एक तरीका है कि हर चीज़ के साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाएं। मिसाल के तौर पे मैंने बताया था कि एक चेक आप साइन कराने आते हैं कि सर ये प्रिंटर खरीदा, ज़रा चेक साइन कर दें। मैं कहता हूँ ये भी कर देता हूँ, लेकिन इसके साथ 4-5 चीज़ें लगा के लाएँ। कौन सी 4-5 चीज़ें? ये पता करके लाएँ कि इसका जो है रिक्वायरमेंट किस सब डिपार्टमेंट ने दी थी, वो रिक्वायरमेंट साथ लगा के लाएँ, ताकि मुझे ले रिक्वायर किसने किया था। दूसरी बात ये है कि इसका जो आपने कोटेशन मांगे तो कोटेशन और कोटेशन की समरी साथ लाएं ताकि पता चले किस किस से कोटेशन आए थे। उसके बाद इसका जो ऑर्डर भेजा था वो ऑर्डर की कॉपी जिसने ऑर्डर दिया था, और फिर उसके बाद जिसके पास इसकी कस्टडी है उसका भी जरा लिखवा के लाएंगे फलां फलां मैनेजर के पास एचआर डिपार्टमेंट में ये प्रिंटर पड़ा हुआ। अब इन डॉक्यूमेंट्स के साथ लगने के साथ और एक्चुअल इनवॉइस भी साथ लेके हैं, तो अब देखें इसके साथ 5 डॉक्यूमेंट लगे तो 5 गर्दनें आपके हाथ में आ गई कि रिक्वायरमेंट जिसने भेजी थी अगर गलत हुआ वो पकड़ा जाएगा, कोटेशन जिसने बनाया था वो पकड़ा जाएगा, समरी जिसने बना के साइन किए, ऑर्डर जिसने भेजा था वो पकड़ा जाएगा। लिहाजा प्रिंटर भी देखने की जरूरत नहीं, आप आराम से साइन कर। और सीक्वेंशियल नंबरिंग, आपको याद है वो टीमिंग एंड लेडिंग में कहाँ से पकड़े गए थे? पकड़े ऐसा गए थे, एक इनवॉइस काटी हुई है 500, एक काटी है 1501, अब इसमें 1000 का फर्क है, तो एक ही इनवॉइस में से क्यों नहीं दोनों आ गई? एक ही इनवॉइस बुक से क्यों नहीं आई? तो सीक्वेंशियल नंबरिंग से भी पकड़े जाते हैं। अच्छा, डेट से भी अक्सर फ्रॉड पकड़े जाते हैं कि डेट आगे पीछे हो गई जी। ये देखिए ना, 500 का जीआरएन आपने इशू किया, फर्ज कीजिए 27 जून को, तो 27 जून को ही 500 का दूसरा क्यों इशू कर दिया आपने? ऐसा क्यों नहीं किया कि 27 जून को आप 1000 का इशू कर देते?
27 जून को, ठीक है जी। तो यहाँ फिर ये 27 जून का होना चाहिए, 29 जून का होना चाहिए। फिर ठीक है कि वो 2 दिन बाद आया इसलिए वो 500 का अलहदा, ये अलहदा। लेकिन एक ही दिन में 500 के 2 GRN आए हैं, तो पागल थोड़ी कि 2 दफा लोडर यूज करेगा, वो एक ही दफा लोडर क्यों नहीं यूज करेगा। तो यहाँ से भी पकड़े जाते हैं। फिर हॉलीडे इंटाइटल्समेंट जो होती साल की, वो जरूरी है कि साल की 16 छुट्टियां हैं, ये छुट्टियां लाजमी दें लोगों को। इसलिए छुट्टियां दें ताकि ये ऑफ पे जाएं, जब ये ऑफ पे जाएंगे तो दूसरा बंदा इनकी जगह आके बैठेगा, और अगर इन्होंने टीमिंग एंड लैडिंग किया हुआ या कुछ और किया हुआ तो वो सामने आ जाएगा क्या हाल है। और अगर हम इनको इसी तरह इन हालात में छोड़ दें तो फिर तो ये फ्रॉड कभी नहीं पकड़े जाएंगे, फिर तो आप बिल्कुल ही अल्लाह की आस पे छोड़ देंगे इसको। तो लिहाजा ये सारे इसी तरह से पकड़े जाएंगे। अगर आप इन्हें कहें कि नहीं भाई जो 16 छुट्टियां साल की हैं वो आपने लेनी है, मरी जाना है मरी जाओ, स्वाद जाना है स्वाद जाओ, ये पैसे पकड़ो जाओ ताकि तुम्हारी जगह कोई और बैठे। तो हॉलीडेज पे लाजमी भेजें, इतनी ओबीडियंस या इतनी सिंसियरिटी ना रखें। तो ये बच्चों हो गए आपके जो चेक एंड बैलेंस है। अब यहाँ पे एक बात आ जाती है जो कि सारे बच्चे मेरे से कह रहे हैं कि इसको एक बार फिर देखा जाए कि कितनी समझ आई है। तो अब देखते हैं कि आपको कितनी समझ आई है। तो सबसे पहले तो ये सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। तो कहता है विच ऑफ दीज ऑप्शन इज आर करेक्ट, इसमें से कौन सी वाली करेक्ट है। पहली है कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ कंट्रोल विल एलिमिनेट द ऑल फ्रॉड एंड एरर्स। और दूसरा, एम्प्लॉय वर्किंग इन द डिपार्टमेंट अदर देन अकाउंट हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिपोर्टिंग फ्रॉड। तो आप कौन सी वाली स्टेटमेंट को सही कहेंगे, कौन सी वाली को गलत कहेंगे। तो हम यहाँ पे फरवा ने कहा डी, दोनों गलत है। अब कोई और बच्चा जो इतनी हिम्मत करे। जी, बिस्मा, बिस्मा ने भी डी बोला, बिस्मा अशरफ ने, फरवा अकरम ने डी बोला, मोहम्मद जियान ने डी बोला। ठीक है जी। अब देखते हैं कि इन्होंने डी क्यों बोला है, मैं चेक कर। देखिए डी इसलिए बोला है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ कंट्रोल विल एलिमिनेट द फ्रॉड। फ्रॉड कभी एलिमिनेट नहीं होता, इसके हमेशा चांसेस होते हैं, ये मिनिमाइज होता है। अगर हम एलिमिनेट का कहेंगे तो फिर वही बात हो गई, फिर कंट्रोल आइंदा के लिए हम अप्लाई नहीं करेंगे, इसका मतलब हम समझते हैं फ्रॉड हो ही नहीं सकता। दूसरी बात है एम्प्लॉय वर्किंग इन द अदर डिपार्टमेंट, क्या फ्रॉड सिर्फ अकाउंट्स में हो सकता है, एचआर में नहीं हो सकता, परचेज में नहीं हो सकता, सेल्स में नहीं हो सकता, अभी तो पड़ा है सेल्स में हो सकता, फ्रॉड कहीं भी हो सकता। लिहाजा ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत। अब सवाल ये पैदा होता है, इन ए लिमिटेड कंपनी और पब्लिक it is ultimate responsibility of the dash to take reasonable step to prevent and detect fraud। तो किसकी जिम्मेदारी है जी रीजनेबल स्टेप्स लेना। तो एक बंदा कहता है जी कि जी शाबाश, क्या ऑप्शन लेते हैं आप। मैं यहाँ ओपन करता हूँ इनको। तो बाज बच्चे जो है कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी जो है, आमना सदाकत कह रही है कि इसकी जिम्मेदारी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है। तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इसकी जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है। चूंकि मैंने जब इलेक्शन हुआ था मुझे तो ऑडिटर का नाम भी नहीं पता था, मैं किसको वोट डाल के आया था, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वोट डाल के आया था। उनकी जिम्मेदारी है कि मेरे एसेट्स का दिफा करें। चूंकि मैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, वोट मैंने जिसको डाला था उसकी जिम्मेदारी के मेरे एसेट को दिफा करे। तो जिम्मेदारी बहरहाल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है कि यहाँ पे कोई भी चोरी चकारी होने नहीं देनी। अब जो इसके बाद आ जाती है बात 10वीं, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेक होल्डर विल बी मोस्ट डायरेक्टली इफेक्टेड इफ बिजनेस ओवरस्टेट इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। अगर फाइनेंशियल पोजीशन ओवरस्टेट की गई तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा। जी शाबाश। देखिए बात यह है कि अगर ओवरस्टेट आप करते हो तो इसमें नुकसान जो होगा ना जी, अगर आप कहें जी सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा, तो मैं ये कहता हूँ कि नुकसान इस सेंस में अगर देखते हो आप, तो स्टाफ को इतना फर्क नहीं पड़ता, ना कस्टमर को फर्क पड़ता। फर्क पड़ेगा एक तो इन्वेस्टर को और एक पड़ेगा सप्लायर को। क्योंकि ओवरस्टेट होने की वजह से सप्लायर ज्यादा माल दे देगा उधार पे और इन्वेस्टर या शेयर होल्डर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देगा, तो ये ज्यादा नुकसान में रहेंगे। कस्टमर चूंकि ऑब्वियसली सिर्फ परचेजर है, फर्क तो सबको ही पड़ता है, सारे स्टेक होल्डर को पड़ता है, लेकिन इन्वेस्टर और सप्लायर को ज्यादा फर्क पड़ेगा, इसलिए सी ऑप्शन हम पिक करेंगे। 11, द इंसिडेंट ऑफ फ्रॉड इंडिकेट्स ए वीकनेस इन। अगर इंसिडेंट ऑफ फ्रॉड हो जाए तो किस चीज की वीकनेस है। तो
आप ये कहेंगे इंसिडेंट ऑफ फ्रॉड हुआ है, तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट एक अलग बात है, सिस्टम प्रोसीजर एक अलग बात है, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर एक अलग बात है। असल मामला है ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल पुअर है, जिन्होंने इस मामले को आइडेंटिफाई होने नहीं दिया, जिसकी वजह से ये सारा मामला गड़बड़ हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे हम आज का लेक्चर जो है इसको सम अप कर देते हैं। आप बच्चों से फीडबैक ले लेते हैं कि ये कैसा रहा। अगला टॉपिक हमारा होगा परफॉर्मेंस अप्रेजल पे। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल पे हम बात कर सकेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर में। ये लेक्चर होगा हमारा इंशाल्लाह जुमेरात को। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल को हम जब कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा ए और बी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद फिर हम चलेंगे सी सेक्शन की तरफ, जो कि हमारे लास्ट 30% या 33% कोर्स है। अभी हम बच्चों से फीडबैक लेते हैं कि आज का लेक्चर कैसा रहा, ताकि हम इसको सम अप कर सकें। तो सबसे पहले जो ओपिनियन आई है मैं देखता हूँ जी। सबसे पहले कायनात की आई है, सुपर्ब कह रही हैं, और उसके बाद जो है आमना सदाकत भी ग्रेट कह रही हैं, और इसके बाद मंजूर अंसारी नाइस कह रहे हैं। नाइस के वजह से पहले बिस्किट भी आया करते थे, अब नहीं आते। और इसके बाद जो है lecture was outstanding. Farwa Akram is asking about it, and similarly other student was asking that is excellent. And sir, in question 10 why not D correct? Let me see, मैं वो बाद इसको देख लेता हूँ। एक मिनट पीछे जाते हैं, फिर देखते हैं कि डी क्यों करेक्ट नहीं है। ये रहा डी 1 और 3, वो 1 और 4 हो जाएंगे ना। तो 1 और 4 भी इसका मतलब ये होगा, आप कह रहे हैं कस्टमर का ज्यादा नुकसान होगा और उसके बाद नुकसान होगा किसका, सप्लायर्स का। तो जब कंपनी ओवर स्टेट करती है किसी चीज को, तो कौन से लोग हैं जो ज्यादा पैसा लगाएंगे? तो एक तो पैसा लगाएंगे शेयर होल्डर्स, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसा अच्छा आ रहा है, तो एक तो पैसा वो लगाएंगे, इसलिए उनका पैसा डूबेगा, यानी जिनको आप इन्वेस्टर भी कह सकते हैं। तो एक तो इनका नुकसान होगा। दूसरा नुकसान होगा सप्लायर का, चूंकि वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए क्रेडिट में माल दे देंगे, और बाद में वो पैसा हो सकता है उनका रिकवर ना हो, तो इनका नुकसान ज्यादा होगा। कस्टमर है, फर्ज कीजिए वो कार खरीदता है, तो वो तो कार लेके चला जाएगा, लिहाजा उसको इतना नुकसान नहीं होगा। और इसी तरह स्टाफ है, स्टाफ ने तो अपनी हर महीने सैलरी लेनी है, तो उसको भी इतना नुकसान नहीं होगा। ज्यादा नुकसान इन दो एंटिटीज को होगा, एक इन्वेस्टर को जो इन्वेस्टमेंट गलत फहमी में ज्यादा कर देगा, और एक सप्लायर होगा जो गलत फहमी से सप्लाई क्रेडिट पे दे देगा। कस्टमर तो अपनी गाड़ी लेके निकल जाएगा, आल दो नुकसान उसका भी होगा, और स्टाफ जो है वैसे मंथली सैलरी ले रहा है, इससे उसको भी इतना नुकसान नहीं होगा। तो आई होप बात समझ आ गई। क्वेश्चन 9, ऑडिट कमेटी। अच्छा अच्छा, ऑडिट कमेटी की आप बात कर रहे हैं, तो ऑडिट कमेटी असल में बात ये होती है कि आप मुझे बताओ, अगर फर्ज करो मेरे पास कैप्को के शेयर है जी, मेरे पास किसके शेयर है, लेट से मेरे पास कैप्को के शेयर है। अब मैं कैप्को कंपनी में जाता हूँ, मैं शेयर खरीदता हूँ, मुझे मुझे पता है कैप्को का ऑडिटर कौन है? मेरे तो सर उसका नहीं पता। और ऑडिट कमेटी कहाँ होती है? ऑडिट कमेटी कंपनी के अंदर होती है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल एक ऑडिट कमेटी होती है जो कंपनी के अंडर होती है। शेयर होल्डर उसे नहीं जानता। शेयर होल्डर जब वोट डालने जाता है तो वो सिर्फ ये जानता है कि दो ग्रुप हैं, एक को न्याजी साहब, ये न्याजी ये नाम नहीं लिखते, एक को जो है जमील साहब, और एक को जो है शकील साहब जो है वो हेड कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने इस ग्रुप को वोट डालना है या मैंने इसको डालना है? तो मैंने चूंकि वोट डाल दिया शकील साहब को, तो शकील साहब के जिम्मे मैंने लगाया कि मेरे जो शेयर है ना और मेरी जो इन्वेस्टमेंट है, इसका ध्यान आपने रखना है, आप मेरे एसेट्स के स्टीवर्ड है, लिहाजा आप ध्यान रखें। क्लियर होगी बात बच्चों? इसलिए ज्यादा जिम्मेदारी उसकी होगी। तो आई होप कि अब बात क्लियर है। देखते हैं जरा, ठीक है फवाद? ठीक है जी। तो ऑडिट कमेटी इज मोर इंडिपेंडेंट देन बोर्ड्स। ये बात जरा हम अगर जाके वहाँ डिस्कस करें कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, तो आपको पता चलेगा कि इंटरनली हमें पता है कि ऑडिट कमेटी जिम्मेदार है, लेकिन बाहर के लोग किसकी जिम्मेदारी लगाएंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो अगर हायरार्की देखो तो सबसे ऊपर कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसके नीचे फिर कमेटीज हैं। तो जो बाहर के लोग हैं उनको सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पता है, उनको कमेटी का कोई पता नहीं, लिहाजा हमारे नजदीक जिम्मेदार वो हैं जिनको हमने वोट डाल के सिलेक्ट किया था। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जरूर हो सकता है कि ऑडिट कमेटी से कहा जाए भी इतना बड़ा काम हो गया तुम्हें पता क्यों नहीं चला? क्योंकि जवाब दे कौन है? वो है बिल्कुल इस तरह जैसे कि जो है लेट से पॉलिटिकल बात हो जाएगी, शुगर स्कैंडल हुआ,
तो शुगर स्कैंडल हुआ तो हमने कैबिनेट को रिस्पॉन्सिबल तो नहीं डाला, हमने तो प्राइम मिनिस्टर पे जिम्मेदारी डाल दी, या चले प्राइम मिनिस्टर उसकी कैबिनेट पे डाल देते हैं। लेकिन हमने ऐसा तो नहीं किया कि जाके जुडिशरी पे या नैब पे जिम्मेदारी डालें, हम कहेंगे वो तो हम तो नहीं, उनको नहीं जानते, हमने तो वोट आपको दिए। इसी तरह और कंपनी में होता है, जो चीज करप्शन में जाएगी, जो चीज गलत होगी, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बोलेंगे भाई आइंदा तुम्हें वोट नहीं डालना अगर ये काम तुमने सही ना किया। तो ऑडिट कमेटी भी सीईओ और बोर्ड ऑफ की इजाजत से ही बनी है ना, तो लिहाजा जिम्मेदार तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीईओ ही होंगे। क्लियर बच्चों? तो ये बात है। जब हम हाँ इंटरनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको उसका गिरेबान पकड़ेंगे, भाई तुम्हें ऑडिट कमेटी बना के दी थी तो तुमने ये क्यों नहीं पकड़ा। ठीक हो गया बच्चों? अब देखते हैं, अब ठीक है फवाद? क्लियर भी? चले तो ठीक है, फिर आज का लेक्चर फिर हम वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। सी यू इंशाल्लाह ऑन थर्सडे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड अल्लाह हाफिज़।